अध्याय 41 संख्या में बल। सनी कीचड़ में फैला हुआ आसमान की ओर देख रहा था। उसे सांस लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि पूरी लड़ाई शुरू से अंत तक 10 सेकंड से भी कम समय में हुई। कोई मरा नहीं, घायल नहीं हुआ या यहाँ तक कि कोई चोटिल भी नहीं हुआ। खैर, उस सफाईकर्मी को छोड़कर यह उसकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। उसने राक्षस की लाश पर नजर डाली ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह वास्तव में मर चुका है। फिर रूनों को बुलाया और अपने पास मौजूद छाया टुकड़ों की संख्या पर नजर डाली। छाया टुकड़े 16 1000। ये सचमुच सच था। वह शक्तिशाली जागृत पशु ऐसे ही नष्ट हो गया। और हालांकि ज्यादातर काम नफिस ने किया था, लेकिन मारक प्रहार उसी ने किया था। ये हमेशा इतना आसान क्यों नहीं हो सकता? सनी अपने पैरों पर खड़ा हुआ और एज्योर ब्लेड को हटा दिया। तभी उसे मास्टर जेट के वो शब्द याद आए जो उसने उससे कहे थे, स्वप्न लोक में कोई भी अकेला जीवित नहीं रह सकता। उस समय उसने उसकी सलाह पर ध्यान तो दिया, लेकिन उस पर पूरी तरह यकीन नहीं किया। आखिरकार उसने हमेशा आत्मनिर्भर रहने की कोशिश की थी, खुद को किसी पर निर्भर नहीं रहने दिया था। सनी के मन में ताकत का असली मतलब यही था। हालांकि अब उसे शक होने लगा था कि यह तर्क गलत था। दरअसल सपनों के लोक में अपना बोझ बांटने के लिए किसी का होना ही स्वर्ग और नर्क के बीच का फर्क था। अगर वह अकेला होता तो एक भी मेहतर से लड़ना शायद उसकी जान ले लेता। इसी तरह भले ही नेफिस सनी से कहीं अधिक कुशल थी, लेकिन उसके लिए अकेले बख्तरबंद राक्षस को हराना बहुत कठिन होता क्योंकि उसका सबसे कमजोर बिंदु उसकी पहुंच से बाहर था। लेकिन साथ मिलकर उन्होंने इसे अपेक्षाकृत आसानी से पूरा कर लिया था। समग्रता भागों के योग से कहीं बड़ी थी। दूसरे शब्दों में, संख्या में वह शक्ति थी जो व्यक्तिगत शक्ति से बढ़कर थी। इस अर्थ में किसी समूह पर निर्भर होना कमजोरी की निशानी नहीं थी, बल्कि इसके विपरीत व्यक्तिगत शक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू था। अकेले भेड़िए हमेशा नुकसान में ही रहेंगे। ये सीखने लायक एक और सबक था। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ज्यादा विकल्प थे। वह नेफिस के पास गया और देखा कि वह ठीक है या नहीं। उसके अस्थायी समुद्री शैवाल से बने कपड़ों को थोड़ा नुकसान पहुंचा था, बस सब कुछ ठीक लग रहा था। उसने सनी की तरफ देखा। याद, उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। नेफिस ने आह भरी। ऐसा लग रहा था कि वह अपने लिए एक कवच पाने के लिए थोड़ी अधीर थी। अगर सनी एक सज्जन पुरुष होता तो वह उसे कुछ समय के लिए कठपुतली का कफन उधार देने का सुझाव देता। लेकिन अफसोस, वह ऐसा नहीं था। वह कवच बेहद कीमती था और उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। और चेंजिंग स्टार के उलट, सनी की सिर्फ समुद्री शैवाल से बनी एक लंगोटी पहने तस्वीर सौंदर्य की दृष्टि से आकर्षक होने के बजाय ज्यादा विचलित करने वाली होती। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस बीच नेफिस मृत मेहतर की ओर बढ़ी और बिना सिर घुमाए बोली, कैसी को लाओ, मधुमेह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इंसुलक्स डायबिटिक पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक आह भरते हुए सनी मुड़ा और मैदान से बाहर चला गया। जल्द ही वह उस जगह पहुंच गया जहां अंधी लड़की उनके लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसके कदमों की आहट सुनकर वह चौंकी और अपना सिर उठाया। सनी, उसने मुझे कैसे पहचाना? आह, शायद मेरे चलने का तरीका ही कुछ और है। हाँ, मैं ही हूँ। सब कुछ खत्म हो गया है। चलो, मैं तुम्हें नेफिस ले चलता हूँ। लकड़ी के डंडे का उपयोग करते हुए कैसी खड़ी हुई और उसकी ओर मुड़ी। क्या आप लोग ठीक हैं? सनी मुस्कुराया। बिल्कुल, हमने उस जीव को तुरंत मार गिराया। एक खरोंच तक नहीं आई। कैसी ने राहत भरी मुस्कान दी। अच्छा, यह अच्छा है। ओह, ठीक है, रस्सी। सनी ने रस्सी पकड़ी और अंधी लड़की को वापस खुले मैदान में ले गया। रास्ते में उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। वह नाजुक लड़की उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसे अपनी छोटी बहन की याद आ गई। बचपन में वह भी उसके पीछे पीछे घूमती थी, मानो दोनों एक दूसरे से चिपकी हुई हों। जैसे ही उस चिरपरिचित दर्द ने उसके दिल में छुरा घोंपा, सनी ने दांत पीस लिए और कुछ और सोचने की कोशिश की। वैसे भी ये सब तो अतीत की बात हो चुकी थी। वापस मैदान में नेफिस ने मेहतर का कवच तोड़ दिया था। चमकता हुआ आत्मा का टुकड़ा उसके हाथ में था। बिना कुछ कहे उसने उसे सनी की ओर फेंक दिया। उसने क्रिस्टल को पकड़ लिया और आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आप इसे मुझे क्यों दे रहे हैं? नेफिस ने पलकें झपकाईं और कुछ सेकंड तक चुप रही। फिर उसने सचमुच कहा, मेरे पास जेब नहीं है। ओह, अभी भी थोड़ा भ्रमित, सनी ने आत्मा के टुकड़े को अपने झोले में रख लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। लेकिन वह इसे क्यों नहीं आत्मसात कर लेती?
उसने प्रश्न पूछने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसे कुछ समझ आ गया और उसने कहा, हम लूट का माल बाद में बांट लेंगे। आह, ठीक है। इस बीच नेफिस कैसी की ओर मुड़ा और कुछ विचार विमर्श के बाद बोला, मैं सावधान था। फिर वह मुस्कुराए, तारानकन तारानकन तारानकन, आपकी परछाई मजबूत होती जा रही है, आपकी परछाई मजबूत होती जा रही है, आपकी परछाई मजबूत होती जा रही है। सनी कहीं खुशी और कहीं झुंझलाहट के बीच का एहसास कर रहा था। दिन भर में वे 3 और मैला ढोने वालों को मारने में कामयाब रहे। हर बार नेफिस को छोड़कर किसी को ज्यादा खतरा नहीं था। प्रक्रिया लगभग एक जैसी थी। राक्षस को खोजने के बाद वह छाया में छिप जाता, जबकि नेफिस चारा बन जाता। फिर जब सही समय होता, सनी चुपके से उसके पास पहुंचता और एजोर ब्लेड के सटीक प्रहार से लड़ाई खत्म कर देता। वह सोच रहा था कि क्या मुख्य नायक की टोली में होना भी ऐसा ही होता है। किसी और के लिए शायद कास्ट को छोड़कर एक घातक जागृत जानवर के चारों ओर नाचना एक बहुत बड़ा काम होता, और शायद नर्तक की मौत के साथ ही खत्म होता। हालांकि नेफिस बिना किसी ज्यादा मेहनत के बार बार ऐसा करने में कामयाब रहा था। इसके अलावा उसका प्रदर्शन पूरी तरह से कौशल पर आधारित था, इसमें किसी भी पहलू क्षमता का कोई योगदान नहीं था। इस लिहाज से कास्ट भी उससे बेहतर नहीं कर सकता था। वह तेज, शांत और सटीक थी। उसकी हर चाल सोची समझी और बिल्कुल सही समय पर होती थी। ऐसा लगता था कि वह युद्ध के प्रवाह और तर्क को सहज रूप से समझती थी, जिससे वह मोटे तौर पर यह अनुमान लगा लेती थी कि अगले कुछ सेकंड में ये नासमझ जानवर क्या करेंगे। फिर उनसे बचने और यहाँ तक कि उन्हें कुछ हद तक नियंत्रित करने के लिए बस शारीरिक कौशल की जरूरत थी। सनी हमेशा से जानता था कि कौशल और अनुभव कच्ची ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन नेफिस को देखकर उसे साफ साफ समझ आ गया कि उनके बीच कितना बड़ा अंतर है। हालांकि उसके दिव्य पहलू ने सनी को चेंजिंग स्टार से ज्यादा ताकत और गति का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी, लेकिन असल लड़ाई में वह कभी भी टिक नहीं पाएगा। बेशक वह हर मुकाबले का एक अहम हिस्सा भी था। फिनिशर के रूप में उसकी भूमिका मामूली नहीं थी, और कोई भी 4 वार में 4 किल नहीं कर सकता था। हालांकि सनी को कोई खास तकनीक नहीं सिखाई गई थी, फिर भी वह एक अनुभवी फाइटर था। उसका शारीरिक समन्वय अच्छा था, युद्ध की सहज समझ थी, और सबसे जरूरी बात एक शांतचित्त मानसिकता थी। इस तथ्य का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वे मैला ढोने वालों पर इतनी प्रभावी ढंग से घात लगाने में केवल इसलिए सक्षम थी क्योंकि उनकी छाया ने पहले से ही उन पर नजर रख ली थी। कुल मिलाकर ये लगभग बराबर का सहयोग था। फिर भी नेफिस को लड़ते देखना किसी गंभीर अनुभव से कम नहीं था। बहुत अधिक निराश न होने का प्रयास करते हुए सनी ने रून्स को बुलाया। पीपल सफरिंग फ्रॉम नी पेन शुड रीड दिस। बस 1 महीने में उगाए नए बाल, कोई केमिकल नहीं, एकदम नेचुरल उपाय। छाया टुकड़े 22,000, आज 8 टुकड़े, बहुत बढ़िया। इस समय वे उस भूल भुलैयानुमा रास्ते के किनारे इंतजार कर रहे थे जो सीधे बिना सिर वाले शूरवीर की विशाल मूर्ति की ओर जाता था। उनके और मूर्ति के बीच कूड़ा बीनने वालों का एक समूह था जो बिना किसी जल्दबाजी के आगे बढ़ रहा था। सूर्यास्त निकट था, लेकिन उनके पास अभी भी समय था। धीरे धीरे मिनट बीतते गए। एक समय ऐसा आया जब नेफिस ने चलने का आदेश दिया। कैसी की मदद करते हुए सनी चेंजिंग स्टार के पीछे पीछे तेजी से भूल भुलैया और मूर्ति के बीच की खुली जगह पार कर गया। अब उन्हें बस उसके ऊपर पहुंचना था। हालांकि यह इतना आसान नहीं था। सामान्य परिस्थितियों में 200 मीटर ऊंचे स्मारक पर चढ़ना मुश्किल होता, लेकिन अब उन्हें किसी तरह कैसी को भी ऊपर खींचना था। जब तक वे ऊपर न पहुंच जाएं, उसे वहीं छोड़ना सुरक्षित नहीं होता। अंत में नेफिस और सनी बारी बारी से हर 20 मीटर पर रस्सी खींचते। कैसी चट्टानों को पकड़कर उनके ऊपर चढ़ने तक इंतजार करती, और फिर यही प्रक्रिया दोहराई जाती। ये धीमी और कष्टदायक थी, और अंत तक सनी की मांसपेशियां दर्द करने लगी और लगभग जलने लगी। लेकिन वे अंधेरे पानी में बह जाने से पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंचने में सफल रहे। जैसे जैसे रात गहराने लगी, तीनों स्लीपर गोलाकार पत्थर के चबूतरे के बीचों बीच बैठकर आराम करने लगे। चूंकि वे आग जलाने के लिए कोई सामान नहीं लाए थे और बहुत देर हो चुकी थी, खाना पकाने का कोई उपाय भी नहीं था। वे सूखे मांस के टुकड़े चबाते रहे और पानी की बोतल एक दूसरे को देते रहे। कुछ देर बाद नेफिस ने सनी को आज की यात्रा का सामान निकालने का इशारा किया। उसने 4 चमकते हुए आत्मा के टुकड़े निकाले और उन्हें जमीन पर रख दिया। बिना किसी बातचीत के चेंजिंग स्टार ने 2 क्रिस्टल उसकी ओर बढ़ा दिए और 2 अपने लिए ले लिए। फिर उसने अपना एक क्रिस्टल कैसिया को दे दिया। सनी चुपचाप ये सब देखता रहा।
जब तक नेफिस और कैसी ने अपनी आत्मा के टुकड़े सोख लिए, तब तक उसने अपना लेने की जहमत नहीं उठाई। थोड़ी देर बाद उसने झोले से एक और क्रिस्टल निकाला और तीनों को नेफिस के पास ले गया। चांदी के बालों वाली लड़की ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या आप नहीं चाहते कि आप और मजबूत बने? सनी मुस्कुराया। बिल्कुल, मैं जानता हूँ, लेकिन इनसे मुझे अभी कोई खास फायदा नहीं होगा। यह कोई रहस्य नहीं है कि आप हमारे समूह की मुख्य लड़ाकू शक्ति हैं। उसने आह भरी। आप जितने मजबूत होंगे, हमारे बचने की संभावना उतनी ही बेहतर होगी। और यह कोई तोहफा नहीं है, यह एक व्यापार है। नेफिस ने भौहें उठाईं। एक व्यापार? आप क्या चाहते हैं? सनी ने जवाब देने से पहले कुछ सेकंड तक विचार किया। ये बहुत आसान है। मैं तुम्हें ये आत्मा के टुकड़े दूंगा और उस महल तक पहुंचने के रास्ते में कमाए गए सभी अन्य आत्मा के टुकड़े भी। फिर उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, बदले में तुम मुझे लड़ना सिखाओ। अध्याय 42 युद्ध का सार। नफिस ने उसकी ओर देखा और सोचने लगी। इस बार वह सामान्य से ज्यादा देर तक चुप रही। सनी उसकी नजरों के सामने थोड़ा घबराया हुआ था, ये जानते हुए कि उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। चेंजिंग स्टार के कौशल और अंतर्दृष्टि को देखते हुए ये कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि उसने उसके युद्ध प्रदर्शन से कितना कुछ सीखा होगा। उसका वर्तमान स्तर और भविष्य की क्षमता दोनों ही उसके सामने लगभग स्पष्ट हो गए होंगे। क्या ये सब उसे सिखाने के लिए पर्याप्त थे? कुछ देर बाद उसने आत्मा के टुकड़े लिए और सिर हिलाया। ठीक है। सनी मुस्कुराया और खुद को सफल सौदे के लिए बधाई दी। न सिर्फ उसे बहुत कुछ मिला और ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ, बल्कि वह नेफिस और कैसी की नज़रों में अपनी अच्छी छवि भी बनाने में कामयाब रहा। जहां तक प्रदर्शन की बात है, ये शानदार था। तो हम कब शुरू करें? नेफिस ने कंधे उचकाए। अब सनी ने सूरज की तरफ देखा, जो लगभग ढल चुका था। क्या वे पूरी तरह अंधेरे में ट्रेनिंग करने वाले थे? यह उसके लिए कोई बड़ी बाधा नहीं थी। लेकिन बदलते सितारे। हम कुछ शब्दों से शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी होगा। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने कहा, कैसी, तुम भी सुनो। सनी और कैसिया नेफिस की ओर मुड़े और दो आज्ञाकारी शिष्यों की तरह उसकी बातें सुनने लगे। हालांकि उनकी उम्र लगभग एक जैसी थी, दोनों जानती थी कि युद्ध कौशल के मामले में उनके साथी के पास उतना ही अधिकार था जितना एक अजगर की शक्ति एक कीड़े की शक्ति से। नफिस ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, युद्ध में निपुणता को दो पहलुओं में विभाजित किया जा सकता है। एक है शरीर और दूसरा है मन। शरीर को प्रशिक्षित करना आसान नहीं है, लेकिन ये काफी सरल है। आपको बस दोहराव और अनुभव की आवश्यकता है। लड़ाई में घटनाएं इतनी तेजी से घटती हैं कि उस पल के हर विवरण पर विचार करना मुश्किल होता है। इसलिए आपकी तकनीक आपकी मांसपेशियों और हड्डियों में मौजूद होनी चाहिए, इतनी कि वह लगभग एक सहज प्रवृत्ति बन जाए। वह रुकी। आप दोहराव के जरिए शुरुआती नतीजे हासिल कर सकते हैं, फिर इसे अनुभव के जरिए मजबूत करना होगा। आपके पास युद्ध का जितना ज्यादा अनुभव होगा, तकनीक आपके शरीर में उतनी ही गहराई से समाहित होगी। और कोई रास्ता नहीं है। 1000 घंटों का प्रशिक्षण एक असली लड़ाई जितना प्रभावशाली नहीं होगा। सिर्फ वे ही शरीर पर सही मायने में कब्जा कर सकते हैं जो अनगिनत लड़ाइयों में टिके रहते हैं। ये बात एक साथ बहुत कुछ समझ में भी आए और बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। एक ओर अभ्यास से सुधार का सिद्धांत बिल्कुल तार्किक था, दूसरी ओर चेंजिंग स्टार के बयान से ऐसा लगा जैसे वर्षों के प्रशिक्षण के बाद ये सभी ऊंचे ऊंचे लीगे से मासूम बच्चों के अलावा कुछ नहीं थे। आखिरकार उनके शिक्षक चाहे कितने भी अच्छे क्यों न हों, उन्हें युद्ध का कोई वास्तविक अनुभव नहीं था। लेकिन फिर भी उसने बिना किसी स्पष्ट कठिनाई के कास्ट को छोड़कर सभी को धूल चटा दी। तो शायद उसकी बात सच थी। हालांकि इससे एक अलग ही सवाल खड़ा होता है, आखिर नेफिस ने किस तरह का जीवन जिया होगा कि उसे 18 साल की छोटी सी उम्र में ही युद्ध का भरपूर अनुभव प्राप्त हो गया? क्या मुझे उसे राजकुमारी कहना बंद कर देना चाहिए? इस बीच नेफिस ने आगे कहा, हालांकि मन को प्रशिक्षित करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार जब आप कौशल के एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो मन ही वह जगह है जहां असली मुकाबला होता है। परिणाम अक्सर आपके शरीर के हिलने डुलने से पहले ही तय हो जाता है। और मन पर नियंत्रण पाने के लिए पहला कदम है युद्ध के सार को समझना। हालांकि बहुत कम लोग ही वास्तव में ऐसा कर पाते हैं। उसने उनकी ओर देखा और पूछा, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, पब फ्यूचर विज्ञापन, आप क्या सोचते हैं कि वह सार क्या है? सनी हिचकिचाया। लड़ाई का सार क्या है? वह क्या हो सकता है? अगर यह कोई और विरासत होती
तो वह सम्मान, वीरता या कर्तव्य जैसी कोई मूर्खतापूर्ण बात कहने को ललचाता। लेकिन वह पहले से ही जानता था कि नेफिस उसके मन में बनी कुलीन कुलीन महिला की छवि में फिट नहीं बैठती। वह खोखले शब्दों पर चलने वाली नहीं थी। लगभग 1 मिनट बाद कैसी ने अंततः उत्तर दिया, विजय। और लगभग उसी समय सनी ने कहा, उत्तर जीविता। चेंजिंग स्टार ने अपना सिर हिलाया। नहीं। फिर उसने अपनी गर्दन रगड़ी और ठंडी, भयंकर निगाहों से उन्हें भेदा। लड़ाई का सार हत्या है। कैसी सिहर उठी और उसने आंखें चौड़ी कर ली। सनी ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। हालांकि नेफिस को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसी शांत स्वर में उसने आगे कहा, बस 1 महीने में उगाए नए बाल, कोई केमिकल नहीं, एकदम नेचुरल उपाय। पीपल सफरिंग फ्रॉम नी पेन शुड रीड दिस। इसके मूल में बस यही है। आप अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने की कोशिश कर रहे हैं और वे आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं। अंत में आप में से एक मारा जाएगा और दूसरा हत्यारा होगा। बाकी सब बस शोर है। उसके शब्द सनी के दिल में गहराई तक उतर गए और वहां गूंजने लगे, जिससे उसके अंदर कुछ गूंज उठा और जागृत हो गया। शैली मायने नहीं रखती, हथियार मायने नहीं रखते, तर्क और इरादे मायने नहीं रखते। एकमात्र चीज जो मायने रखती है वह है अंत तक जीवित रहना। इस तरह युद्ध में आप जो कुछ भी करते हैं उसे केवल 2 उद्देश्यों में से एक के रूप में देखा जाना चाहिए, या तो अपने दुश्मन को मारना या दुश्मन को आपको मारने से रोकना। नेफिस ने अपनी आंखें नीची कर लीं। यदि आप इसे समझ सकें तो आपके पास मन पर नियंत्रण पाने के लिए पर्याप्त स्पष्टता होगी। तारांकन तारांकन तारांकन। उसके बाद सनी को बहुत देर तक नींद नहीं आई। वह ठंडे पत्थर पर लेटा रहा, अंधेरे में देखता रहा और सोचता रहा कि नेफिस ने उन्हें क्या सिखाया था। पुनरावृत्ति, अनुभव, स्पष्टता। एक खूंखार योद्धा बनने की ये 3 कुंजियां थीं। तीनों ही महत्वपूर्ण थीं, लेकिन आखिरी वाली सबसे ज्यादा कष्टदायक थी। क्या सचमुच चेंजिंग स्टार ने यही कहा था? क्या योद्धा होने के मूल में हत्या करने की ठंडी इच्छाशक्ति के अलावा और कुछ नहीं है? सहज ही उसे लगा कि ऐसा ही है। ये निर्मम सत्य एक तरह से उसके जीवन के समस्त अनुभवों का सम्मिश्रण था। आखिरकार उसके जैसे किसी के लिए जिंदगी बस जिंदा रहने की एक निरंतर लड़ाई थी। कोई हमेशा जीतता था, कोई हमेशा हारता था। पहले वाले को कुछ दिन और जीने को मिलता था, दूसरे वाले को किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि उनका क्या हुआ। बेशक जिंदगी जिंदगी थी और लड़ाई लड़ाई थी। ज्यादातर लोगों के लिए ये दोनों एक नहीं थे, लेकिन जागृत लोगों का क्या? उनके अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य दुर्स्वप्न जीवों से लड़ना था। बहुत कम लोग उस नियति से बच पाए। अकादमी आने के बाद सनी ने खुद को ये सोचने दिया कि वह हमेशा जिंदा रहने के लिए संघर्ष करने वाली नियति से बच निकला है। लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक लड़ाई को दूसरी लड़ाई से बदल दिया हो। यह एक असहज विचार था। हालांकि अगर वह इसे एक अलग नजरिए से देखे तो क्या इसका मतलब यह था कि उसे हमेशा एक अहम बढ़त हासिल थी? जादू से चुने गए ज्यादातर लोग किसी न किसी तरह इस बेरहम जिंदगी के साथ तालमेल बिठाने को मजबूर थे, लेकिन वह हमेशा से ऐसे ही जीता आया था। क्या वह वास्तव में जागृत होने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त कुछ लोगों में से एक था? इसी विचार के साथ सनी सो गया। ... सुबह सुबह एक तीखी चीख से उसकी नींद खुल गई। अध्याय 43 पुनरावृत्ति। सनी पूरी तरह से जागने से पहले ही अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। पता नहीं एज्योर ब्लेड उसके हाथ में आ ही गया था। उसकी परछाई उसके बगल में मंडरा रही थी, या तो तलवार के चारों ओर लिपटने के लिए तैयार ताकि अगर हमला करने की जरूरत पड़े तो, या फिर उसके शरीर के चारों ओर ताकि अगर बहुत देर हो चुकी हो तो। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। नेफिस पास ही खड़ी थी। उसने अपनी लंबी तलवार बचाव की मुद्रा में उठाई हुई थी। कैसी कहाँ है? इस डर से कि कहीं वह कुछ न देख ले, अंधेरे से विशाल तंबू उन तक पहुंच रहे हों, उसने चारों ओर देखा। पूर्वी क्षितिज पर भोर के पहले संकेत दिखाई देने लगे थे, जो दुनिया के कालेपन में एक हल्की सी धूसर छाया जोड़ रहा था। उस कालेपन में खतरे का कोई निशान नहीं था। अंततः उसने कैसी को देखा। अंधी लड़की मंच के किनारे पर लड़खड़ा रही थी। उसके चेहरे पर एक भयावह भाव था। उसके सुनहरे बाल बिखरे हुए थे। वह अपने हाथ फैलाए हुए थी, मानो अंतरिक्ष में खोई हुई हो। बेशक वहां कोई दीवार नहीं थी जिसे वह ढूंढ सके। मंच पूरी तरह खुला था और कैसी के लिए बस एक ही चीज इंतजार कर रही थी, वह थी अंधेरे उथल पुथल भरे पानी में डुबकी लगाना। सनी को कुछ समझ आने से पहले ही वह भाग चुका था। यह कोई बहुत समझदारी वाली बात नहीं थी। आखिरकार उसे नहीं पता था कि कैसिया किस वजह से चीख रही थी और क्या आसपास कोई छिपा हुआ खतरा था।
इसके अलावा अभी भी इतना अंधेरा था कि नेफिस देख नहीं पा रही थी। उसके अचानक झपटे से वह सवाल पूछने से पहले ही तलवार से वार कर सकती थी। ये सभी कारण प्रतीक्षा करने और पहले निरीक्षण करने के लिए अच्छे थे, लेकिन एक असामान्य और पूरी तरह से तर्कहीन तरीके से सनी ने सोचने से पहले ही कार्य किया। उसने कैसी को मंच से उतरने से कुछ क्षण पहले ही पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया तथा अंधी लड़की को वापस खींच लिया। मैंने उसे पकड़ लिया, सनी चिल्लाया, जिससे चेंजिंग स्टार को पता चल गया कि उसे तलवार से मारने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर धीमी आवाज में उसने कैसी से कहा, मैं तुम्हें समझ गया, सब ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, शांत हो जाओ। उसने लड़की के शरीर को कांपता हुआ महसूस किया और फिर से इधर उधर देखा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर उसे इतना डर क्यों लगा था। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। नफिस भी इसी वजह से समुद्र की आवाज सुन रही थी। कुछ सेकंड बाद उसने पूछा, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? सनी ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। नहीं। उसने कैसी को मंच के बीचों बीच बैठने में मदद की। नफिस उनके ऊपर पहरा दे रहा था और उसने अंधी लड़की को देखा कि उसके शरीर पर कोई जख्म तो नहीं है। सब कुछ ठीक लग रहा था, उसे कहीं चोट नहीं लगी है। चेंजिंग स्टार ने नीचे देखा। हालांकि उसका चेहरा उदासीन था, लेकिन वह समझ गया कि वह थोड़ी घबराई हुई थी। 1-2 सेकंड बाद उसने कुछ ऐसा पूछा जो शायद उसके शांत स्वर का हिस्सा था। आवाज लगभग हमेशा की तरह ही थी। कैसी, क्या हुआ? जादुई रूप से इससे अंधी लड़की थोड़ी शांत हुई। कम से कम इतनी तो जरूर कि वह कांपती हुई आवाज में बोल सके। कैसी ने एक हाथ बढ़ाया और नीचे की ओर इशारा किया। ये सिर मैंने देखा। हे भगवान! सनी ने भौहें चढ़ाई और नफिस की ओर देखा। क्या उसने कोई दृश्य देखा? अतीत। लंबी लड़की एक क्षण के लिए चुप हो गई। मुझे नहीं पता, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वे दोनों कैसी की ओर मुड़े। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। चूंकि आसपास कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने बारी बारी से उस डरी हुई लड़की को शांत करने की कोशिश की। हालांकि उस एक वाक्य के बाद वह चुप हो गई और फिर से बोलने से इनकार कर दिया। कुछ भी मदद नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद नेफिस ने आह भरी। चलो, अभी के लिए उसे छोड़ देते हैं, शायद उसे समय चाहिए। सनी जवाब देने ही वाला था, लेकिन सच कहूं तो उसके पास भी कोई आइडिया नहीं था। आखिर में उसने बस सिर हिला दिया। ठीक है, मैं उस पर नजर रखूंगा। हालांकि चेंजिंग स्टार के विचार कुछ और थे। तारांकन तारांकन तारांकन। जैसे जैसे सूरज उग रहा था और समुद्र का उफान कम हो रहा था, नेफिस ने कैसी को थोड़ी जगह देने का फैसला किया और सनी को प्लेटफॉर्म के किनारे तक ले गई। हालांकि उसने ये सुनिश्चित किया कि अंधी लड़की हमेशा उसकी नजरों के घेरे में रहे। कैसिया घुटनों के बल बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके शरीर में बीच बीच में होने वाली हल्की सी कंपन से पता चल रहा था कि वह जाग रही है। सनी की आंख फड़क उठी। क्या तुम्हें यकीन है कि उसे इस तरह छोड़ देना ठीक है? एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। नेफिस ने उसे एक जटिल नज़र से देखा। हाँ। फिर कुछ सोचने के बाद उसने कहा, कैसी मजबूत है। सनी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। अगर चेंजिंग स्टार किसी को मजबूत मानता था, तो जाहिर है कि वह मजबूत ही होगा। हालांकि उस नाजुक, खूबसूरत, अंधी लड़की के बारे में सोचते ही उसके दिमाग में मजबूत ही आखिरी शब्द आया। क्या वह ऐसी नहीं थी जिसे लगातार उनकी मदद की जरूरत थी? लेकिन फिर भी ताकत अलग अलग तरह की थी। कैसिया अपनी कमजोर खामी के बावजूद जिंदा और स्वस्थ थी। कितने लोग ऐसा कर सकते थे? तुम कहते हो तो? फिर नेफिस ने उसे नीला ब्लेड बुलाने को कहा। कुछ देर तक उसका अध्ययन करने के बाद उसने सिर हिलाया और अपनी लंबी तलवार हवा से उठा ली। अपने आकार के बावजूद यह एक शानदार हथियार था। इसकी पतली, दोधारी धार एज्योर ब्लेड से कहीं ज्यादा लंबी थी और इसकी नोक अविश्वसनीय रूप से नुकीली और सममित थी। पूरा ब्लेड, साथ ही साधारण क्रॉस आकार का गार्ड और पॉमिल, चांदी से बना हुआ प्रतीत होता था और सुबह की हल्की रोशनी को प्रतिबिंबित करता था। हैंडल काले चमड़े में कसकर लिपटा हुआ था। दोनों तलवारों को एक दूसरे के बगल में रखते हुए नेफिस बोला, आपकी तलवार एक हाथ से इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन इसकी असली क्षमता तभी सामने आएगी जब आप इसे दोनों हाथों से थामें। यह मुख्य रूप से काटने और अलग करने के लिए बनाई गई है, इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र ऊंचा है। हालांकि ये वार भी कर सकती है। फिर उसने अपनी ओर इशारा किया। मेरी तलवार थोड़ी ज्यादा बहुमुखी है। ये काटने और वार करने दोनों के लिए बनाई गई है और इसमें दोधारी तलवारें हैं।
हालांकि इन दोनों तलवारों को चलाने का सिद्धांत प्रभावी रूप से एक ही है। उसने दोनों हाथों में तलवार ली, एक को गार्ड के पास और दूसरे को मूठ के पास रखा। फिर उसने नीचे की ओर वार किया। ये दोनों ही लीवरेज आधारित हथियार हैं। जब इन्हें दोनों हाथों से पकड़ा जाता है तो एक हाथ धक्का देता है। उसने गार्ड के पास वाले हाथ से तलवार को नीचे धकेला, जबकि दूसरा हाथ खींचता है। पोमेल के पास वाले हाथ ने एक साथ हैंडल को ऊपर खींच लिया, जिससे ब्लेड की गति में जबरदस्त वृद्धि हो गई। इस तरह आप बल उत्पन्न करते हैं और शक्तिशाली प्रहार करते हैं। अब आपकी बारी है। सनी ने अपनी तलवार की ओर देखा और नेफिस की मुद्रा की नकल करते हुए उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। फिर उसने उसे उठाया और नीचे वार किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसके निचले हाथ से वार की ताकत बढ़ जाए। बदलते सितारे ने उसे देखा। आपको ये समझना होगा कि प्रहार हाथों से नहीं आता, यह आपके पूरे शरीर से आता है। शक्ति आपके पैरों, आपके कूल्हों, आपके कोर, आपके कंधों से आती है और उसके बाद ही आपके हाथों तक पहुंचती है। इस तरह उसने फिर से नीचे की ओर वार करने का प्रदर्शन किया। इस बार सनी ने सिर्फ तलवार पर ध्यान देने के बजाय चेंजिंग स्टार के शरीर के हर हिस्से की समग्र मुद्रा और गति पर ध्यान दिया। पीपल सफरिंग फ्रॉम नी पेन शुड रीड दिस। गंजेपन के शिकार पुरुष ये हेयर ग्रोथ ट्रिक क्यों पसंद कर रहे हैं? वह लड़ाई में कोई नौसिखिया नहीं था। सहज रूप से वह पहले से ही जानता था कि सही मुक्का कैसे मारा जाता है। भले ही पहले उसके शरीर में ज्यादा ताकत न रही हो, तलवार से वार करने के सिद्धांत काफी हद तक एक जैसे ही थे, इसलिए सनी ने जल्दी ही पूरी बात समझ ली। उसने नीचे की ओर वार करने का सरल तरीका कुछ और बार दोहराया। हर बार के बाद नेफिस ने उसे संकेत दिए और उसकी गलतियां सुधारी। कुछ समय बाद वह आखिरकार उसके रूप से संतुष्ट हो गई। अच्छा, सनी अपनी उपलब्धियों पर गर्व करते हुए मुस्कुराया। नफिस ने विचारमग्न होकर उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। अब इसे 1000 बार और करो। सनी के चेहरे पर मुस्कान जम गई। 1000? क्या उसने 1000 कहा? उसने पलकें झपकाईं। ओह, माफ करना, कितनी बार? चेंजिंग स्टार ने अपना सिर झुकाया और कुछ देर तक सोचती रही। खैर, आज हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तो हाँ, सिर्फ 1000। हाँ, सिर्फ 1000 है ना? सनी ने खुद को विनम्र दिखाने के लिए मजबूर किया। मैं समझ गया, ठीक है। जैसे ही नेफिस कैसी के पास बैठने के लिए वापस आया, उसने समुद्र की ओर मुड़कर अपनी तलवार उठा ली। एक नीला ब्लेड हवा को चीरता हुआ सीटी बजा। उसने उसे फिर ऊपर उठाया। 2 धक्का दो और खींचो। इस तरह आप बल उत्पन्न करते हैं। 3 केवल अपने हाथों से नहीं, बल्कि अपने पूरे शरीर से प्रहार करें। 4 जैसे ही सनी ने अपनी तलवार उठाए और बार बार वार किया, अंततः उसके दिमाग में केवल एक ही विचार रह गया। पुनरावृत्ति, अनुभव, स्पष्टता। पुनरावृत्ति। जब तक वह 1000 वार कर चुका, कैसी अंततः बोलने के लिए तैयार हो गई। अध्याय 44 कैसी का सपना। सनी के शरीर की लगभग हर मांसपेशी दुख रही थी। वह लड़कियों के पास गया और जमीन पर गिर पड़ा। सांस लेने के बाद उसने कैसिया की तरफ देखा। कैसी, क्या तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? कुछ सेकंड बाद अंधी लड़की ने धीरे से सिर हिलाया। ये राहत की बात है। वह थोड़ा हिल गया और थोड़ा हिचकिचाया। कैसिया की हालत भी ठीक नहीं लग रही थी। उसका चेहरा अभी भी पीला था, उस पर एक दूर स्तब्ध भाव था। कम से कम उसका शरीर अब कांप नहीं रहा था। सनी लोगों से बात करने में बहुत अच्छा नहीं था, उन्हें शांत करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने नफिस पर एक नज़र डाली और मन ही मनाह भरी। कौन जानता था कि एक दिन वह जहां तक नजर जाती है, सबसे मिलनसार इंसान निकलेगा। क्या मजाक है? क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? कैसी उसकी ओर मुड़ी और मुंह बिचकाते हुए बोली, मानो सवाल सुनकर उलझन में हो। फिर अचानक उसकी सांस फूल गई और उसने आंखें चौड़ी कर लीं। ओह, माफ करना। हाँ, बिल्कुल। उसने असीमित पानी की बोतल मंगवाई और सनी को दी। उसने कृतज्ञता भरी मुस्कान के साथ उसे लिया और लालच से कुछ घूंट पीकर नेफिस को दे दी। आखिरकार वह बोतल कैसी के पास वापस आ गई। तुम भी कुछ पियो। ऐसा करने के बाद उसने अजीब तरीके से अंधी लड़की के कंधे पर थपथपाया। अब सब ठीक लग रहा है। ओह, क्या तुम्हें कोई और सपना आया? तुम हमें बता सकती हो, अगर तुम चाहो तो। कैसी ने कुछ देर हिचकिचाते हुए कहा। मुझे पता नहीं, शायद ये सिर्फ एक बुरा सपना था। सनी और नेफिस ने एक दूसरे को देखा। दोनों को शक था कि कैसी ने जो देखा वह कोई साधारण बुरा सपना था। आखिरकार स्वप्न लोक में लोग आमतौर पर सपने नहीं देखते। इस बीच
आंधी लड़की बोलती रही, मुझे सचमुच याद नहीं है, ये सब टुकड़ों में है। सनी ने अपने शब्दों पर ध्यानपूर्वक विचार किया, वह किसी पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहता था। आप हमें बता सकते हैं कि आपको क्या याद है? शायद हम साथ मिलकर इसका अर्थ समझ पाएंगे। कैसिया ने आह भरी और हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। एक लंबे विराम के बाद आखिरकार उसे बोलने की हिम्मत मिली। सबसे पहले मैंने देखा, 7 मोहरों के पीछे एक असीम अंधकार बंद था। अंधकार में कुछ विशाल मंथन हो रहा था। मुझे लगा जैसे अगर मैंने उसे सीधे देखा तो मैं अपना दिमाग खो बैठूंगा। जैसे जैसे मैं भयभीत होकर देखता रहा, मुहरें एक के बाद एक टूटती गई, जब तक कि केवल एक ही बची। और फिर वह मुहर भी टूट गई। वह थोड़ा कांप उठी। उसके बाद पता नहीं, ऐसा लगा जैसे मेरा मन 1000 टुकड़ों में बिखर गया। हर टुकड़ा अपनी ही छवि दर्शा रहा था। ज्यादातर टुकड़े अंधेरे और डरावने थे। कुछ तो मैं भूल ही गया हूँ। बाकी कैसी याद करते हुए चुप हो गई। मैंने मानव महल को फिर से देखा। बस इस बार रात थी। काले आसमान में एक अकेला तारा जल रहा था और उसकी रोशनी में महल अचानक आग की लपटों में जल उठा और उसके गलियारों से खून की नदियां बह रही थीं। मैंने एक सिंहासन पर सुनहरे कवच में एक लाश देखी, एक औरत जो कांसे के भाले के साथ राक्षसों की बाढ़ में डूब रही थी। एक तीरंदाज अपने बाणों से गिरते आकाश को भेदने की कोशिश कर रहा था। अंततः उसने ऊपर देखा, उसका चेहरा भय से भरा हुआ था। आखिर में मैंने एक विशाल भयावह लाल रंग का शिखर देखा। उसके आधार पर 7 कटे हुए सिर 7 तालों की रखवाली कर रहे थे। और सबसे ऊपर एक मरती हुई परी को भूखी परछाइयां निगल रही थीं। जब मैंने उस परी को खून बहते देखा तो मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे मानो कोई इतनी कीमती चीज, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, मुझसे छीन ली गई हो। उसकी आवाज धीमी हो गई। तब मुझे इतना दुख, दर्द और गुस्सा महसूस हुआ कि मेरी थोड़ी बहुत समझदारी भी गायब हो गई। तभी मेरी नींद खुली। मुझे लगता है नेफिस और सनी कुछ देर चुप रहे। कैसी ने जो बताया था उसे समझने की कोशिश करते रहे। अगर नेफिस को कोई विचार आया भी था तो उसने जाहिर नहीं किया। हालांकि सनी पूरी तरह से भ्रमित था। वह उस दृष्टि के पीछे छिपे अर्थ को समझ ही नहीं पा रहा था। अगर वह कोई अर्थ था भी। पहले कैसिया का महल के बारे में दर्शन काफी सीधा सादा था। उसने उसे एक मानव किला दिखाया था और यह भी कि वह किस दिशा में स्थित है। हालांकि इस बार उसका सपना असंबद्ध था, अजीबोगरीब प्रतीकों और अस्पष्ट, अनिश्चित छवियों से भरा हुआ, किसी पहलू क्षमता से प्राप्त दर्शन से कहीं ज्यादा किसी ढोंगी की भविष्यवाणी जैसा। अंततः उसने आह भरी, शायद ये वास्तव में एक बुरा सपना था। आपके पिछले दृश्य ऐसे नहीं थे, है ना? कैसी ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। सनी ने अपने सिर के पीछे खुजलाया। खैर, लोग आमतौर पर स्वप्न लोक में सपने नहीं देखते, लेकिन आप देखते हैं। शायद कभी कभार अचानक कोई बुरा सपना देखना आपकी क्षमता का एक साइड इफेक्ट है। अंधी लड़की उसकी ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर हल्की सी राहत साफ दिखाई दे रही थी। तुम सच में ऐसा लगता है? वह सही शब्द खोजने की कोशिश में झिझक रहा था। क्यों नहीं, यह एक संभावना है। हालांकि अंदर से वह सहज महसूस कर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। एक मरती हुई परी को परछाइयां निगल रही हैं। यह इतना अशुभ क्यों लग रहा है? मुझे भविष्य में फरिश्तों से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। अरे, मेरी जिंदगी का क्या हाल हो गया है? ऐसा वाकया पागलपन भी नहीं लगता। इसके साथ ही वे अंततः एक नए दिन का स्वागत करने के लिए तैयार थे। तारानकन तारानकन तारानकन। कुछ देर बाद वे पत्थर के चबूतरे के पश्चिमी किनारे पर बैठे नीचे कूड़ा बीनने वालों को देख रहे थे। सनी की परछाई अगले ऊंचे स्थान तक जाने का रास्ता ढूंढने में व्यस्त थी। क्या हमेशा इतने ही लोग थे? सनी ने नेफिस की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। नहीं, और भी बहुत कुछ था। लगता है उन्होंने शव को लगभग खत्म कर दिया है। मुझे शक है कि यह रात होने तक चलेगा। इसका मतलब था कि कल तक ये सारे जानवर भूल भुलैया में घूम रहे होंगे, जिससे तीनों स्लीपर्स के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। बेहतर होगा कि आज ही निकल जाएं और मैला ढोने वालों के खाने से पहले अपने और भीड़ के बीच कुछ दूरी बना लें। हालांकि पहले से रास्ता न देख पाने की वजह से समय पर सुरक्षित जगह न पहुंच पाने का खतरा था। दोनों ही विकल्प जोखिम भरे थे। नेफिस ने भौहें चढ़ाईं। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह भी यही सोच रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मैं नहीं चाहता कि कैसी इस मूर्ति के पास एक और रात बिताए। चलो अब चलते हैं। सनी ने कुछ देर सोचा, फिर अपनी राय देने के लिए मुंह खोला। लेकिन नीचे अचानक हुए शोर ने उसे बोलने से रोक दिया।
लुप्त होते समुद्र की तलहटी में टूटे हुए मूंगे के ढेरों के बीच विशालकाय शार्क जैसे राक्षस का शव, ठीक कहे तो उसका बचा हुआ आधा हिस्सा लगभग मांस से रहित था, और उसकी सफेद हड्डियों के बीच कीचड़ में कुछ चमक रहा था। 2 अत्यंत बड़े प्रकाशमान क्रिस्टल। सनी की आंखें चौड़ी हो गईं। हाँ, 2 पारलौकिक आत्मा कोर के टुकड़े। उत्कृष्ट। उनमें से 2। अचानक वह लालच और डर से भर गया। लालच इसलिए कि पारलौकिक आत्मा के टुकड़े कितने दुर्लभ और अनमोल थे, डर इसलिए कि विशाल शार्क कम से कम एक भ्रष्ट शैतान बन गई थी। एक भ्रष्ट शैतान अगर किसी संत या बड़ी संख्या में जागृत लोगों द्वारा न रोका जाए तो पूरे शहर को तबाह कर सकता है। सनी को देर से एहसास हुआ कि वह उस पहली रात को मौत के कहीं ज्यादा करीब था जितना उसने पहले सोचा था। बस 1 महीने में नए बाल, कोई केमिकल नहीं, बिल्कुल सही नेचुरल उपाय। घुटने के दर्द से पीड़ित लोगों को ये पढ़ना चाहिए। क्या हमें? रुको और सुनो। उसने नेफिस को घूरा और फिर आज्ञाकारी रूप से दूर से आती बमुश्किल सुनाई देने वाली सफाईकर्मियों की आवाजें सुनी। थोड़ी देर बाद उन्हें इसमें कुछ असंगति नजर आई। नेफिस अचानक तनावग्रस्त हो गया। वहां उसने भूल भुलैया की ओर इशारा किया। उस पर ध्यान केंद्रित करने के बाद सनी को आखिरकार 2 विशाल परछाइयां एक चौड़े रास्ते से बाहर निकलती हुई दिखाई दी। 1 सेकंड बाद वे परछाइयां डालने वाले जीव नजर आए। सनी ने घुटन भरी सांस ली। लानत है, राक्षस साफ सफाई करने वालों जैसे तो लग रहे थे, लेकिन बिल्कुल नहीं। शुरुआत में वे काफी बड़े थे, आसपास के वातावरण से 3 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे। उनका कवच ज्यादा मोटा लग रहा था। वह गहरे काले और लाल रंग का था, मानो खून से लथपथ कोई पुराना कवच हो। कवच से जगह जगह खतरनाक कांटे निकल रहे थे, जिससे उनकी हर हरकत और भी खतरनाक हो रही थी। इसके अतिरिक्त भारी चिमटों के स्थान पर उनकी ऊपरी भुजाएं लंबी, घुमावदार, डरावनी हड्डियों वाली दरांतियों से युक्त थीं। सनी को अपनी रीढ़ की हड्डी से ठंडा पसीना बहता हुआ महसूस हुआ। ये चीजें क्या हैं? नेफिस ने अपना सिर झुका लिया। राक्षस, मुझे लगता है। एक आत्मा केंद्र वाले दुर्लभ प्राणियों को जानवर कहा जाता था। वे खतरनाक और शक्तिशाली होते थे, लेकिन नासमझ। अगर वे विकसित हो पाते या दूसरे केंद्र के साथ बनाए जाते तो वे राक्षस बन जाते। राक्षस कहीं ज्यादा विनाशकारी होते थे और उनमें कुछ अल्प विकसित, विकृत बुद्धि होती थी। वे दुर्लभ केंद्र के विकास में अगला चरण थे, और ये दोनों ही कवच खोजी जानवरों के बड़े और घातक संस्करण प्रतीत होते थे। सनी और नेफिस ने देखा कि 2 राक्षस शव के पास आ रहे थे। सफाईकर्मी उनसे साफ डरे हुए थे और रास्ते से हटने के लिए दौड़ रहे थे। जो 2 धीमे थे उन्हें बेरहमी से एक तरफ फेंक दिया गया या हड्डियों के दरांतों से काट दिया गया। नीले खून की नदियां कीचड़ में बह रही थीं। वे क्या कर रहे हैं? क्या वे आत्मा के टुकड़े सोखने आए हैं? आखिरकार राक्षस शव के पास पहुंच गए। उनमें से हर एक ने एक टुकड़ा उठा लिया, लेकिन उन्हें निगलने के बजाय वे बस पलट गए और कीमती क्रिस्टलों को ले गए। खोजी जानवर अपनी छोटी, भूखी आंखों से टुकड़ों का पीछा करते हुए आगे बढ़ गए। सनी ने पलकें झपकाईं और नेफिस की ओर देखा। क्या अब भी हम चले जाएं? चेंजिंग स्टार ने भौहें चढ़ाईं और झिझकी। कुछ पल बाद उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, हम कल जाएंगे। फिर वो पश्चिम की ओर मुड़ी और पीछे हटते राक्षसों को देखा। उद्धरण चिन्ह ... अपनी परछाई को इन दोनों के पीछे आने को कहो। अध्याय 45 हंसी की आवाज। पिछले कुछ दिनों में सनी ने जो छाया के टुकड़े सोखे थे, उनकी वजह से छाया नियंत्रण की सीमा थोड़ी बढ़ गई थी। हालांकि यह अभी भी भूल भुलैया की गहराई में जाने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसे केवल सामान्य दिशा ही मिल पाई थी जिसमें 2 बड़े राक्षस आगे बढ़ रहे थे। वे पश्चिम की ओर जा रहे थे। नेफिस को यह बताने के बाद उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं बचा था। अंत में सनी ने बस आराम करने का फैसला किया। अगला दिन कठिनाइयों और खतरों से भरा होने वाला था, इसलिए उसके लिए यही बेहतर था कि वह अपने शरीर को जितना हो सके आराम करने दे। कुछ देर बाद सनी पीठ के बल लेटा हुआ धूसर आकाश को घूर रहा था। कैसी उसके बगल में बैठी अपने विचारों में खोई हुई थी। नेफिस ध्यान कर रही थी। कम से कम ऐसा ही लग रहा था। सनी को तो यही पता था कि वह सो रही होगी। थोड़ी देर बाद कैसी उसकी ओर मुड़ी। धूप वाला। उसने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर झुकाया। हाँ, अंधी लड़की हिचकिचाई। क्या आपको लगता है कि हम घर लौट पाएंगे? सनी ने उसकी तरफ देखा और भौहें सिकोड़ लीं। कुछ सेकंड बाद वह मुड़ा और फिर से आसमान की तरफ देखने लगा। जरूर, कैसी मुस्कुराई। तुम सचमुच ऐसा सोचते हो? क्यों? ये सारे सवाल क्या हैं? उसने आह भरी और सही शब्द खोजने की
कोशिश की। उसकी वजह से उसने नेफिस की ओर इशारा किया, ये जानते हुए कि कैसी उसे नहीं देख पाएगी। हालांकि पत्थर के चबूतरे पर कोई और नहीं था, इसलिए ये साफ जाहिर था कि वह किसकी बात कर रहा था। मैं भी आसानी से मरने वालों में से नहीं हूँ। असल में मैं शर्त लगा सकता हूँ कि सपनों के दायरे से गुजरने के लिए स्लीपर्स की इससे बेहतर जोड़ी आपको नहीं मिल सकती थी। अगर कोई इससे बच सकता है तो वो हम हैं। तो हाँ, मुझे लगता है कि हमारे वापस लौटने की संभावना बहुत ज्यादा है। कैसी अचानक खिलखिला उठी, क्या तुम अपने आप में कुछ ज्यादा ही घमंडी नहीं हो? तुम तो दूसरे से आखिरी स्थान पर थे। सनी ने कंधे उचका दिए। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि किसी समझदार व्यक्ति ने मुझे कम प्रोफाइल रखने को कहा था, वरना मेरी रैंकिंग ज्यादा होती। फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, बहुत ऊपर, कम से कम तीसरे से आखिरी तक। अंधी लड़की हंसे बिना नहीं रह सकी। उसकी हंसी की मधुर ध्वनि ने सनी को बहुत अच्छा महसूस कराया। स्वप्न लोक में आने के बाद से उसने ऐसा कुछ नहीं सुना था। ये देखकर अच्छा लगा कि इस नारकीय जगह में भी लोग थोड़ी बहुत हंसी बचाए रख पा रहे हैं। जरा सोचिए, ये पहली बार था जब उसने कैसी को हंसते हुए सुना था। अकादमी में वह हमेशा उदास और उदास रहती थी। इस अचानक विस्फोट के बाद कैसिया का चेहरा धीरे धीरे उदास हो गया। कुछ सेकंड बाद उसने पूछा, आपको घर में सबसे ज्यादा किस चीज की याद आती है? सनी ने कुछ सोचने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। उसे यकीन नहीं था कि असल दुनिया में उसका कोई घर भी है। वह छोटा सा कमरा जो उसने पहले किराए पर लिया था, बारिश से बचने के लिए बस एक अस्थायी आश्रय था। असल दुनिया की बात करें तो वहां भी उसकी जिंदगी उतनी सुखद नहीं थी। अंत में उन्होंने कहा, मुझे विशेष रूप से किसी चीज की याद नहीं आती। कैसी बहुत आश्चर्यचकित थी। सच में, क्या तुम्हें अपने परिवार की याद नहीं आती? सनी मुस्कुराया, मेरा कोई परिवार नहीं है। खैर, मुझे लगता है मेरी कहीं कोई बहन होगी, लेकिन हमने कई सालों से एक दूसरे को नहीं देखा है। ओह, अंधी लड़की चुप हो गई। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, मुझे अपने परिवार की सबसे अधिक याद आती है। उसकी आवाज में लालसा और उदासी थी। सनी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, इसलिए वह चुप रहा। माँ और पिताजी इस समय मेरे लिए बहुत चिंतित होंगे। नहीं नहीं, असल में उन्हें चिंता नहीं होगी। उनका दिल टूट गया होगा। उन्हें लगता होगा कि मैं तो मर ही गया हूँ। सनी ने उसकी ओर देखा और आह भरी। लगता है आप उनकी बहुत परवाह करते हैं। कैसी असमंजस में उसकी ओर मुड़ी। बिल्कुल, क्या ये सामान्य नहीं है? सनी धूसर आकाश को घूर रहा था। हवा में बारिश की गंध आ रही थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम। तारानकन तारानकन तारानकन। शाम को नेफिस ने सनी को फिर से 1000 वार करने को कहा। उसके बाद उन्होंने सूखे मेहतर के मांस की आखिरी पट्टियां खाईं और बारी बारी से सोने लगे ताकि उनमें से एक हमेशा कैसी पर नजर रख सके। शुक्र है कि रात में कुछ नहीं हुआ। जब सुबह हुई और अंधेरा समुद्र पीछे हट गया तो वे विशाल मूर्ति से बाहर निकलने की तैयारी करने लगे। नफिस सबसे पहले नीचे उतरी। उससे पहले उसने कुछ शब्द कहे। आज का दिन पहले से अलग होगा। भूल भुलैया में बहुत ज्यादा मैला ढोने वाले घूम रहे होंगे। हो सकता है कि हम घात लगाकर हमला न कर पाएं या एक साथ कई लोगों से लड़ने से बच न पाएं। उसने सनी की ओर देखा। अगर कुछ हुआ तो तुम्हारा काम कैसी को वहां से ले जाना है। हम उन रास्तों का इस्तेमाल करके पीछे हट सकते हैं जो मैला ढोने वालों के लिए बहुत संकरे हैं। अगर हम अलग हो गए तो तुम खुद ही ऊंचे स्थान पर चले जाओ। मेरा इंतजार मत करना, समझे? गंभीर भाव से उसने उसे सिर हिलाकर इशारा किया। नेफिस ने भी जवाब दिया, अच्छा, समय बहुत कीमती है, तो चलो चलें। इसके साथ ही उसने नीचे उतरना शुरू कर दिया। नेफिस के उनसे लगभग 20 मीटर नीचे पहुंचने पर उसने सहारा पाया और इंतजार करने लगी। सुनहरी रस्सी का इस्तेमाल करके सनी ने कैसी को नीचे उतारा। ठीक वैसे ही जैसे ऊपर चढ़ते समय उन्होंने बारी बारी से अंधी लड़की की मदद की। सौभाग्य से मूर्ति से नीचे उतरना ज्यादा आसान था। जल्द ही वे जमीन पर पहुंच गए। भूल भुलैया में प्रवेश करते हुए तीनों तेजी से आगे बढ़े। परछाई उनके आगे थी, राक्षसों और सर्वोत्तम रास्तों की तलाश में। इसके बावजूद उनकी प्रगति धीमी और अस्त व्यस्त थी। उन्हें लगातार दिशा बदलनी पड़ रही थी ताकि वे खोजी कुत्तों के झुंड से बच सके और अक्सर किसी अनहोनी की स्थिति में पहुंच जाते या अपनी मंजिल से दूर चले जाते। स्काउट और नेविगेटर की भूमिका निभाने वाले सनी को लगा कि उसका दिमाग धीरे धीरे उबलने लगा है। हालांकि किसी समय वे अनिवार्यतः ऐसी स्थिति में आ गए जहां झगड़ा अपरिहार्य हो गया।
उनके पीछे कूड़ा बीनने वालों का एक बड़ा समूह था और उनमें से एक जोड़ा आगे का रास्ता रोके हुए था। दोनों समूहों में से किसी ने भी अभी तक स्लीपर्स को नहीं देखा था। हालांकि चूंकि मुड़ने के लिए कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए यह बस समय की बात थी। नेफिस ने कुछ सेकंड तक अपने विकल्पों पर विचार किया। उसके चेहरे पर एक खींच थी। आखिरकार उसने कहा, यदि केवल 2 ही हों तो हम उन्हें ले सकते हैं। सनी ने अनिश्चितता भरी आंखों से उसकी ओर देखा। लेकिन घात लगाने का समय नहीं है। उसे पूरा यकीन नहीं था कि वे एक साथ 2 सफाई कर्मियों से कैसे लड़ पाएंगे। नेफिस कितना भी अच्छा शिक्षक क्यों न हो, उसने तलवार चलाने का अभ्यास सिर्फ एक दिन ही किया था। अकेले एक सफाईकर्मी का सामना करना जोखिम भरा था। बदलते सितारे ने कंधे उचका दिए। ये लगभग वैसा ही है। मैं पहले हमला करूंगा, तुम छाया में पीछे पीछे चलो और उनके मुड़ते ही एक को खत्म कर दो। फिर हम मिलकर दूसरे को मार डालेंगे। पूरी योजना इस धारणा पर आधारित थी कि नेफिस 2 मैला ढोने वालों के हमले से बच सकती है, जो दोनों एक साथ उस पर हमला कर रहे थे। सनी उसकी वीरता से बहुत प्रभावित था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि यह संभव है। नेफिस के मरने की पूरी संभावना थी। उसे अभी भी याद था कि वह कैसी के पहले दर्शन में मौजूद नहीं थी। लेकिन वे और क्या कर सकते थे। थोड़ा घबराकर सनी ने दांत पीस लिए। ठीक है। थोड़ी देर रुकने के बाद नेफिस ने अपनी तलवार बुलाई। फिर वह आगे बढ़ी। अध्याय 46 अनुभव। कैसी के लिए एक अच्छी जगह ढूंढने के बाद सनी और नेफिस उन कूड़ा बीनने वालों का सामना करने के लिए आगे बढ़े। जल्द ही उन्हें दूर से 2 विशालकाय आकृतियां दिखाई दी। अपने होठों को भींचते हुए नेफिस ने अपने कंधे के ऊपर से कहा, लगे रहो। फिर दौड़ की तैयारी कर रहे एक धावक की तरह वह एक घुटने पर बैठ गई, गहरी सांस ली और आगे की ओर झुक गई। लानत है। सनी भूल भुलैया की दीवार की गहरी छाया में गोता लगाकर जितनी तेजी से भाग सकता था भागता रहा। हालांकि उनके बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही थी। अचानक उसे याद आया कि जब वे अकादमी जाने वाले पुल को पार कर रहे थे तो वह नेफिस के पीछे पीछे चल रहा था। क्या हमेशा उसके पीछे पीछे चलना ही उसकी नियति थी? चेंजिंग स्टार की दौड़ने की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। वह मानो हवा में उड़ रही थी, मानो धनुष से छूटा हुआ तीर। उसकी एक भुजा पीछे की ओर फैली हुई थी और उसने तलवार को जमीन पर इस तरह टिका रखा था कि उसकी नोक जमीन पर टिकी हुई थी। दूसरी भुजा हर कदम के साथ हवा को चीर रही थी। उसे देखकर दोनों सफाईकर्मियों को कुछ सेकंड में समझ आ गया कि क्या हो रहा है। तब तक वह लगभग उनके ऊपर ही पहुंच चुकी थी। आंखों में पागलपन की आग और जबड़ों से चिपचिपी लार टपकते हुए राक्षस चीखते हुए आगे बढ़े। नेफिस ने गति नहीं धीमी की, मानो अपने शरीर से उन्हें कुचलने की योजना बना रही हो। सनी का दिल जोर से धड़क रहा था। 4 भयानक चिमटे हवा में उछले। आखिरी क्षण में नेफिस पीछे की ओर गिर पड़ी, अपनी करवट लेकर। जड़ता उसे आगे ले गई और वह कीचड़ में फिसलती हुई सफाई कर्मियों के बीच से गुजरी। फिर उसने अपने शरीर को मोड़ा और तलवार जमीन में गाड़कर खुद को रोक लिया। अगर वह थोड़ी भी धीमी होती तो वह किसी सफाईकर्मी के पैर में फंस जाती। पागल, वह पागल है। जब तक चेंजिंग स्टार अपने पैरों पर खड़ी हुई तब तक एक सफाईकर्मी पीछे मुड़ चुका था। हालांकि सनी देख नहीं पाया कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी नज़र भारी भरकम कवचधारी जीवों से ढकी हुई थी। उसने सिर्फ चिटन के स्टील से टकराने की आवाज़ सुनी। वैसे भी उसके पास इस बारे में चिंता करने का कोई समय नहीं था, क्योंकि उसे अपनी ही समस्याएं सुलझानी थीं। नेफिस की इस पागलपन भरी चाल की वजह से दूसरा मेहतर पहले वाले से थोड़ा पीछे रह गया। वह बस मुड़ने ही वाला था कि सनी आखिरकार हमला करने लायक उसके काफी करीब पहुंच गया। चुपचाप गालियां देते हुए वह मूंगे की दीवार पर एक संकरी सी जगह पर दौड़ा और कूद पड़ा, ताकि ऊपर से मेहतर की पीठ के कमजोर हिस्से को भेद सके। उसकी परछाई पहले से ही नीले ब्लेड से लिपटी हुई थी, लेकिन आखिरी क्षण में मेहतर अचानक हिल गया और उसका धड़ थोड़ा सा दाहिनी ओर मुड़ गया। ब्लेड कवच प्लेटों के जुड़ने वाले अवतल बिंदु से चूक गया, बल्कि उनमें से एक के सीधे बीच में जा लगा और असहाय होकर अदम्य काइटन पर फिसल गया। बकवास। एक ही वार में जानवर को मारने के बजाय सनी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। इससे भी बुरी बात यह हुई कि वह सीधे मेहतर के ऊपर जा गिरा और लगभग उसे पीछे से जकड़ लिया। अगले ही पल मेहतर ने अपना कवच हिलाया और उस परेशान करने वाले इंसान को नीचे गिरा दिया। सनी बगल में उड़ गया और भूल भुलैया की दीवार से टकरा गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें उखड़ गई हों। घुटन और भ्रम की स्थिति में वह बेढंगेपन से कीचड़ में गिर पड़ा। अच्छा नहीं है। किसी सहज ज्ञान से सनी एक तरफ लुढ़क गया।
कोई चीज उसे चीरती हुई दीवार से टकराई, जिससे लाल मूंगे के टुकड़े हवा में उड़ गए। फिर उसे हवा में उठाकर पीछे की ओर फेंक दिया गया, लेकिन तब तक वह होश में आ चुका था। अपने शरीर को मोड़ते हुए सनी किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और बिना गिरे कुछ कदम पीछे हट गया। अगले ही पल उसकी तलवार उसके सामने थी, दोनों हाथों में, ठीक वैसे ही जैसे नेफिस ने उसे सिखाया था। मेहतर पहले से ही अपनी आंखों में आग जलाते हुए उस पर हमला कर रहा था। पुनरावृत्ति, अनुभव, छाया एज और ब्लेड से उसके हाथ तक पहुंची, फिर उसकी बाह कंधे तक फैल गई और अंततः उसके पूरे शरीर को ढक लिया। सनी को तुरंत ही ज्यादा ताकतवर, तेज और ज्यादा लचीला महसूस हुआ। लेकिन क्या ये काफी था? नहीं, जिंदा रहने के लिए उसे थोड़ी किस्मत की भी जरूरत होगी। एक चिमटा उस पर दाहिनी ओर से झपटा, दूसरा बाईं ओर से। पीछे हटने या बगल से बचने का समय नहीं था, इसलिए इसके बजाय सनी ने कुछ ऐसा किया कि उसके शरीर की हर सहज प्रवृत्ति विरोध में चीख उठी। वह आगे की ओर कूदा और आक्रमणकारी राक्षस से दूरी कम कर दी। उसकी पीठ के पीछे दोनों पंजे आपस में टकराए और जोरदार खड़खड़ाहट हुई। सहज ज्ञान हो या न हो, यही एकमात्र तार्किक कदम था। आखिरकार उसकी तलवार की मारक क्षमता मेहतर की तलवार से काफी कम थी। वह पास जाकर ही जवाबी हमला कर सकता था। इससे पहले कि जानवर कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, सनी ने वही किया जो उसने हाल ही में हजारों बार किया था। उसके दिमाग के आदेश देने से पहले ही उसकी मांसपेशियां हरकत में आ गईं। एक सहज गति से उसने तलवार अपने सिर के ऊपर उठाए और नीचे की ओर वार किया, एक हाथ से धक्का देते हुए और दूसरे से खींचते हुए। उसका पूरा शरीर एक साथ हिलकर एक शक्तिशाली वार करने लगा। नीला ब्लेड हवा को चीरता हुआ सीटी बजाता हुआ निकला। फिर वह मेहतर के अगले पैरों में से एक के जोर से टकराया और उसे चीरता हुआ उसके पूरे अंग को अलग कर दिया। नीला खून हर जगह फैल गया। सनी के पास आश्चर्यचकित होने के लिए 1 सेकंड से भी कम समय था। मैंने सचमुच ऐसा किया, लेकिन ध्यान भटकने का कोई समय नहीं था। आगे का पैर कट जाने के कारण मेहतर एक पल के लिए संतुलन खो बैठा और आगे पीछे लुढ़क गया। हालांकि उसके साथ और पैर थे। यह ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला था। संयोगवश ठीक इसी समय उसका दूसरा अगला पैर कीचड़ में फिसल गया, जिससे राक्षस और भी नीचे गिर गया। सनी ने यह मौका नहीं गंवाया। एक कदम आगे बढ़कर उसने नीला ब्लेड ऊपर उठाकर मेहतर के मुंह में ठूंस दिया। राक्षस का कटा हुआ जबड़ा जमीन पर गिर पड़ा और वह अपने ही वजन से तलवार पर चढ़ गया। दुर्जय प्राणी का विशाल शरीर स्थिर होकर गिरने से पहले हिल गया। यह मर चुका था। सनी ने धीरे से सांस छोड़ी। अब उसे सीने और सिर के पिछले हिस्से में दर्द महसूस हो रहा था। उसने ध्यान से उसे छुआ और मुंह बनाया। उसका हाथ खून से भीगा हुआ वापस आया। कम से कम मैं जीवित तो हूँ। आपने एक जागृत जानवर को मार डाला है, कारापेस कवेंजर। आपकी छाया मजबूत हो जाती है। आपके पास मंत्र सुनने का समय न होने के कारण सनी ने तलवार को खींचकर राक्षस के सिर से हटा दिया और नेफिस की मदद के लिए दौड़ा। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। दूसरा मेहतर कीचड़ में पड़ा था, साफ तौर पर मरा हुआ। उसके अंग अभी भी फड़क रहे थे, जिससे पता चलता था कि घातक प्रहार कुछ ही क्षण पहले हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे नेफिस ने अपनी लंबी तलवार से जानवर के धड़ के निचले हिस्से में कमजोर जगह को छेदकर उसकी रीढ़ की हड्डी काट दी हो। वह उस भारी भरकम लाश के पीछे चांदी के बालों वाली लड़की को नहीं देख पाया। जैसे ही सनी उसके पास पहुंचा, उसने उसकी उखड़ी हुई सांसों की आवाज सुनी। तभी कूड़ा बीनने वाले के पीछे से एक कांपती हुई आवाज आई, डर मत और करीब मत आओ। युद्ध के बाद के मौत के सन्नाटे में चेंजिंग स्टार की आवाज अजीब और धीमी लग रही थी। सनी को अचानक लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। हिम्मत जुटाते हुए उसने एक और कदम आगे बढ़ाया। नेफिस मृत मेहतर के सामने खड़ी थी और भीषण लड़ाई के बाद सांस लेने की कोशिश कर रही थी। उसके कंधे पर खून से सना एक घाव था। हालांकि ये जानलेवा नहीं लग रहा था। हालांकि सनी का ध्यान तुरंत ही किसी और चीज की ओर आकर्षित हो गया। ऐसा लग रहा था कि लड़ाई के दौरान किसी समय उस लंबी लड़की का अस्थायी समुद्री शैवाल से बना टॉप फट गया, जिससे वह कमर के ऊपर नंगी हो गई। उसने एक हाथ से अपनी छाती ढक रखी थी। हाथ के पीछे दबा हुआ उसकी कोमल परिपूर्णता। सनी ऐसे सिहर उठा मानो किसी ने उसे डंक मार दिया हो और जल्दी से पलट गया। उसका चेहरा जल रहा था। बिना सोचे समझे उसने अपनी परछाई को भी नजरें फेर लीं। एक अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ देर बाद सनी ने खुद को मजबूर करते हुए कहा, क्या आप ठीक हैं? नफिस ने उत्तर देने में देरी की। हाँ, अच्छा, ओह, अच्छा, मैं, ओह,
तो मैं कैसी को लेने जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है। ऐसा महसूस करते हुए कि मानो राक्षसों की एक सेना उसका पीछा कर रही है, वह अकड़े हुए पैरों से आगे बढ़ा और फिर अपने कदमों को तेज कर दिया। बड़ी मुश्किल से खुद को भागने से रोक पाया। उसकी गलती, यह उसकी गलती है। उसे चीजें साफ साफ बतानी चाहिए थी। अपने दिमाग से उस ज्वलन छवि को निकालने की कोशिश करते हुए सनी जल्दी से उस स्थान पर पहुंचा जहां कैसी उनका इंतजार कर रही थी। जब तक वे लौटे, नेफिस ने अपना टॉप ठीक कर लिया था और उसे ऐसे पहन रखा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। हालांकि सनी को लगा कि नेफिस की नज़र कुछ अजीब लग रही थी। रहने भी दो, उसके सिर पर घाव की जांच करने के बाद चेंजिंग स्टार ने कहा। बस खून बह रहा है, कोई गंभीर बात नहीं है। अगर आपको चक्कर आ रहा हो, मतली आ रही हो या तेज सिरदर्द हो तो मुझे बताइए। चूंकि सनी में इनमें से कोई भी लक्षण नहीं था, इसलिए वह चुप रहा। नफिस ने अपने कपड़ों की ओर देखा और आह भरी। याद, उसने नहीं कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन फिर चुप हो गया। जरा सोचे, जब उसने मेहतर को मार डाला तो जादू ने उसे अवशोषित छाया के टुकड़ों के बारे में बताने के बाद कुछ और भी कहा था। उस समय वह इतना व्यस्त था कि उस पर ध्यान ही नहीं दे पाया। मुझे जांच करने दो। उन्होंने दो रूनों को बुलाया और शीघ्रता से अपनी स्मृतियों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह को ढूंढ लिया। यादें, सिल्वर बेल कठपुतलियों का कफन, एज और ब्लेड। कुछ नया नहीं। तो फिर स्पेल किस बारे में बात कर रहा था? अचानक उसने पास के समूह में रूनों का एक नया समूह देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अध्याय 47 प्रतिध्वनि। इको, यह एक इको है। सनी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। प्रतिध्वनियां एक अत्यंत दुर्लभ प्रकार का पुरस्कार थी जो जागृत व्यक्ति को दुर्स्वप्न प्राणियों को मारने के बाद मिल सकती थी। इन्हें पाने की संभावना बहुत कम थी। वास्तविक दुनिया में एक प्रतिध्वनि अकल्पनीय धनराशि में बेची जा सकती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वे स्मृतियों से कहीं अधिक मूल्यवान थीं। बिना देर किए वह अपनी आत्मा के सागर में गोता लगाने लगा। वहां बहुत कम चीजें बदली थीं। एक अकेला काला सूरज अभी भी शांत मौन जल के ऊपर लटक रहा था। उसकी परिक्रमा प्रकाश के गोले कर रहे थे जो उसकी यादों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस बार वे तीन थे। पहले की तरह सनी इस एहसास से छुटकारा नहीं पा सका कि उसकी नज़रों के सामने कुछ चुपके से घूम रहा है। हालांकि इस बार उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह अपनी इको देखना चाहता था। वह भी प्रकाश के एक गोले द्वारा दर्शाया गया था। हालांकि ये गोला बहुत बड़ा था और छाया केंद्र से दूर मंडरा रहा था। एक विचार के साथ उसने उसे नीचे उतरने का आदेश दिया। गोला धीरे धीरे नीचे तैरता हुआ गहरे पानी को छूने लगा। जैसे जैसे सनी समुद्र की सतह पर चलते हुए उसके करीब आया, उसकी चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और उसके अंदर छिपा राक्षस सामने आ गया। एक विशालकाय खतरनाक कवचधारी मेहतर उसके सामने शांति से खड़ा था। उसकी आंखों में जरा भी पागलपन नहीं था या कोई एहसास भी नहीं था। आखिरकार वह जिंदा भी नहीं था, वह तो बस एक प्रतिध्वनि थी। मेहतर के चारों ओर हवा में चमकते हुए रन दिखाई दिए। प्रतिध्वनि, कार्पेस कवेंजर। प्रतिध्वनि प्रकार, जानवर। इको कोड, जागृत। इको विशेषताएं, मजबूत बख्तरबंद। इको विवरण, गिर सेना का एक शापित सैनिक। सनी को कुछ समझ आने से पहले ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह मेहतर अब उसका था। उसे बुलाया जा सकता था और दुश्मनों से लड़ने, भारी माल ढोने या दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके अलावा वह अपने मालिक से एक पद ऊंचा था, जिसका मतलब था कि वह एक निष्क्रिय कोर वाले ड्रीमर की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत, ज्यादा लचीला और डरावना था। इस इको के साथ कई चीजें आसान हो जाएंगी। एक आवेग में आकर सनी ने अपना हाथ उठाया और ठंडे काले चिटन से रगड़ा। वह बस अपनी नई चीज को छूना चाहता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। हालांकि जैसे ही उसकी हथेली ने मेहतर को छुआ, एक अजीब बात हुई। समुद्र की आत्मा अचानक थोड़ी सी उछली और रूनों का एक नया समूह प्रकट हुआ। प्रतिध्वनि को छाया में बदले। सनी चौंका और उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। आखिर वह है किस बारे में? उसने इकोस को किसी और चीज में बदलने के बारे में कभी नहीं सुना था। शैडोज की तो बात ही छोड़ दीजिए। फिर उसने शैडो कोर और टुकड़ों के बारे में भी कभी नहीं सुना था। ऐसा लगता है कि मेरे पहलू में जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक रहस्य छिपे हैं। सनी ने अपने होंठ चाटे और झिझका। फिर उसने सावधानी से कहा, हाँ, हालांकि कुछ नहीं हुआ। एक क्षण बाद रूल्स बदल गए। रूपांतरण करने के लिए पर्याप्त छाया टुकड़े नहीं हैं। छाया टुकड़े आवश्यक 24/100। वह निराश होकर भौहें चढ़ाने लगा।
मैं समझ गया। तो इन टुकड़ों का एक और उपयोग है। ये या तो मेरे अपने कोर को मजबूत कर सकते हैं या कोर्स के साथ कुछ अजीब कर सकते हैं। बिना ये जाने कि रूपांतरण वास्तव में क्या करता है, मैं कैसे जानूं कि कौन सा उपयोग ज्यादा फायदेमंद है। इको अपने आप में ही काफी उपयोगी था। सनी को लगा कि कम से कम अभी के लिए खुद को मजबूत करने पर ध्यान देना ज्यादा समझदारी होगी। मैं बाद में इसका प्रयोग करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने आत्मा सागर को छोड़ दिया। चूंकि वह काफी देर से बेहोश था, नेफिस अपनी आंखों में एक मौन प्रश्न लिए उसे देख रही थी। सनी मुस्कुराए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। मुझे एक इको मिला है। उसकी पुतलियां थोड़ी चौड़ी हो गईं। दूसरी ओर कैसी अधिक अभिव्यंजक थी। एक प्रतिध्वनि। क्या तुम्हें सचमुच एक प्रतिध्वनि मिली है? हाँ, चूंकि राक्षसों का बड़ा समूह अब उनसे मिलने से कुछ ही मिनट की दूरी पर था, इसलिए सनी ने समय बर्बाद न करते हुए स्कवेंजर को बुला लिया। वह विशालकाय जानवर तुरंत उसके सामने प्रकट हुआ, मानो प्रकाश की छोटी छोटी चिंगारियों से सिलकर बनाया गया हो। जल्द ही उसका काला चितन पूरी तरह से मूर्त हो गया। सनी के आदेश का पालन करते हुए वह थोड़ा हिला और अपने शक्तिशाली पंजे ऊपर उठा लिए। नेफिस ने इको को एक अस्पष्ट भाव से देखा। फिर उसके होंठ का एक कोना थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ गया। अच्छा, सनी ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। मुझे लगता है कि हम इसे कैसी को ले जाने का काम दे सकते हैं। युद्ध के अलावा ये हमारी सबसे ज्यादा मदद करेगा। अंधी लड़की का मुंह खुला का खुला रह गया। मुझे उठाओगे? जैसे किसी सवारी की तरह। वह हंसा और मेहतर के कवच पर थप्पड़ मारा। ये बुरा लड़का तुम्हारे जैसी दुबली पतली लड़की को बिना किसी दिक्कत के फिट कर सकता है। यकीन करो, मैं पिछले कुछ दिनों से इन चीजों पर खूब चढ़ रहा हूँ। इनके ऊपर तो वाकई काफी जगह है, खासकर अगर ये तुम्हें मारने की कोशिश न कर रहे हों। कैसी हिचकिचाए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यह सबसे अच्छा है। सनी और नेफिस ने अंधी लड़की को इको के ऊपर चढ़ने में मदद की। फिर उन्होंने सुनहरी रस्सी से कैसी के लिए अस्थायी लगाम बनाई ताकि वह उसे पकड़ सके। पब फ्यूचर विज्ञापन। मृत मेहत्रों से आत्मा के टुकड़े शीघ्रता से प्राप्त करने के बाद स्लीपर्स शीघ्रता से मार्ग से बाहर निकल गए, जिससे वे एक और लड़ाई से बाल बच गए। तारानकन। कैसी के स्कवेंजर पर आराम से सवार होने से उनकी कुल गति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। सनी और नेफिस आगे आगे दौड़ रहे थे, इस उम्मीद में कि दिन के पहले भाग में खोया हुआ समय वापस पा लेंगे और 1-2 घंटे की बचत के साथ शीर्ष बिंदु तक पहुंच जाएंगे। समय समय पर उन्हें कवचधारी राक्षसों के समूहों से लड़ने से बचने के लिए चक्कर लगाना पड़ता था। हालांकि अपने साथ एक राक्षस होने के कारण तीनों स्लीपर्स का मूड और मानसिक स्थिति काफी बेहतर थी। इस जगह पर आने के बाद पहली बार सनी को कुछ शांति महसूस हुई। बेशक ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी। एक समय उसने देखा कि हवा थोड़ी तेज हो गई है। लगभग उसी समय कैसी ने उन्हें रुकने के लिए कहा। नेफिस और सनी ने गहरी भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों को कोई बुरा पूर्वाभास हो गया हो। यह क्या है? अंधी लड़की ने लगाम छोड़ दी। क्या आप कुछ सुन रहे हैं? उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, फिर सिर हिलाया। क्यों नहीं? कैसी ने मुंह बनाया। मुझे इस चीज से दूर होने में मदद करें। मदद के बाद वह कुछ देर तक बिना हिले डुले खड़ी होकर सुनती रही। उसकी भौहें और गहरी हो गईं। फिर अंधी लड़की सावधानी से घुटनों के बल बैठ गई और अपना कान जमीन पर लगा दिया। आप क्या सुन रहे हैं? कैसी ने अपने होंठ चाटे। ये बड़बड़ा रहा है। अचानक पानी की एक बूंद सनी के चेहरे पर गिरी। उसने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। वहां काले तूफानी बादल अस्वाभाविक गति से उमड़ रहे थे। जल्द ही वे उसे पूरी तरह से ढकने वाले थे, सूर्य सहित। और जब ऐसा हुआ, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अध्याय 48 तूफान। हमें अब आगे बढ़ना होगा। जैसे ही नेफिस उसकी ओर मुड़ा, सनी ने कैसी को पकड़ लिया और उसे खड़ा होने में मदद की। उसका चेहरा सामान्य से भी ज्यादा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। अब मुझे उसे वापस मेहतर पर लाने में मदद करो। चांदी जैसे बालों वाली लड़की ने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। कुछ ही देर में उसके चेहरे पर उदासी छा गई। बिना कुछ कहे उसने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। कैसी थोड़ी विचलित लग रही थी। उसने लगाम पकड़ी और लाचारी से अपनी दोस्त की ओर मुड़ी। नेफ, क्या हो रहा है? चेंजिंग स्टार ने उसकी तरफ देखा। आखिरकार जब वो बोली तो उसकी आवाज भारी लग रही थी। तूफान आ रहा है। इस बीच
सनी ने अपनी परछाई को मूंगे के एक ऊंचे खंभे पर चढ़ने के लिए भेजा और आगे देखने लगा, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि वे जिन चट्टानों पर निशाना साध रहे थे वे कितनी दूर हैं। देखने में तो अभी भी काफी दूरी बाकी थी। हालांकि विशाल मूर्ति पहले ही बहुत दूर थी। अब वापस जाना आत्महत्या के समान होता। वह नफिस की ओर मुड़ा। हम चट्टानों से लगभग 3 या 4 किलोमीटर दूर हैं। क्या आपको लगता है कि हम वहां पहुंच सकते हैं? वह भड़क उठी। अगर हम सबसे सीधा रास्ता अपनाएं, शायद मधुमेह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इंस्यूलेक्स डायबिटिक पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। सनी थोड़ा हिचकिचाया, फिर पूछा, राक्षसों के बारे में क्या? चेंजिंग स्टार ने आगे देखा और दांत पीस लिए। हमें इसे काटना होगा, बस इतना ही। यही योजना है। जब वो उन्हें बचाने के लिए कोई कुटिल चाल सोचने की निरर्थक कोशिश कर रहा था तो नेफिस ने अपना सिर घुमाया और उसकी ओर हैरान होकर देखा। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? भागो, तारानकन तारानकन तारानकन। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, बारिश की तेज बूंदें जमीन पर गिरने लगी। मूंगे की पत्तियों के बीच तेज हवाएं गरज रही थीं, कीचड़ और समुद्री शैवाल के टुकड़े उड़ रहे थे। आसमान में तूफानी बादल छा रहे थे, सूरज की रोशनी मंद पड़ रही थी और भूल-भुलैया पर एक ठंडी धुंध छा रही थी। सनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था, मानो उसकी जिंदगी उसी पर निर्भर हो, क्योंकि सचमुच यही था। वह अपने छोटे से समूह का नेतृत्व कर रहा था, अपनी परछाई की मदद से चट्टानों की ओर सबसे सीधा रास्ता चुन रहा था। नेफिस उससे एक कदम पीछे था। कैसी को ले जा रहा कूड़ादान अपनी 8 टांगों से कीचड़ में धंसता हुआ आगे बढ़ रहा था। राक्षसों और मौत के साए से बचने की जरूरत के बिना वे अद्भुत गति से आगे बढ़ रहे थे। बगल के रास्ते और लाल दीवारें धुंधली सी उनके सामने से गुजर रही थीं। उन्हें पीछे हटने और लंबी दौड़ के लिए ताकत बचाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वे चट्टानों तक पहुंचने में 1 मिनट भी देर कर देते तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाती। उन्हें अपना सब कुछ झोंक देना था। सनी रास्ते भर खूनी झड़पों का सामना करने के लिए तैयार था, लेकिन उसे हैरानी हुई कि भूल-भुलैया के निवासियों ने उन्हें ज्यादा परेशान नहीं किया। मैला धोने वाले भी उतने ही घबराए हुए लग रहे थे जितने वे थे। भारी भरकम जानवर मूंगे के टीलों में छिपने या जमीन में बिल बनाने में व्यस्त थे। दुर्लभ अवसरों पर जब उनमें से कोई आक्रामकता दिखाता था तो तलवार का एक तेज वार या चिमटे की धमकी भरी आवाज राक्षस को अपना मन बदलने के लिए पर्याप्त होती थी। हालांकि वे चाहे कितनी भी तेज गति से आगे बढ़ रहे थे, तूफान उससे भी तेज था। बारिश जल्द ही मूसलाधार बारिश में बदल गई। हर बूंद एक मूसलाधार बारिश बन रही थी। हवाएं तेज होती जा रही थीं, उनके शरीर पर इतनी जोर से टकरा रही थी कि वे लड़खड़ा रहे थे। रोशनी और भी कम हो गई, जिससे दृश्यता लगभग शून्य हो गई। अंततः अंधेरे को चीरती हुई एक चकाचौंध कर देने वाली बिजली कौंधी, जिसके तुरंत बाद एक बहरा कर देने वाली गड़गड़ाहट हुई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। अगले ही पल सनी के पैरों तले जमीन कांप उठी, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिर पड़ा। वह कीचड़ में लौटने लगा और उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिसलकर फिर गिर पड़ा। किसी ने उसका कंधा थामकर उसे उठने में मदद की। तूफान के अंधेरे में सनी ने चेंजिंग स्टार का चेहरा देखा। उसने मुंह खोला और चिल्लाए, मत रुको, भागो। तेज हवा और बारिश के कारण वह उसकी आवाज लगभग सुन नहीं पा रहा था। जब तक सनी हिलने लगा, तब तक गहरा, नमकीन पानी उसकी पिंडलियों तक पहुंच चुका था। उसने दांत पीस लिए। समुद्र वापस आ रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि पानी कहाँ से आ रहा है, लेकिन हर मिनट पानी ऊपर उठता जा रहा था। जल्द ही पानी उसके घुटने तक, फिर कमर तक पहुंच गया, जिससे दौड़ना लगभग नामुमकिन हो गया। समूह की गति काफी धीमी हो गई। तभी अचानक बिजली चमकी और उन्हें आगे पत्थर का एक काला ढेर दिखाई दिया। वे चट्टानों तक पहुंच गए थे। लगभग उसी समय भूल-भुलैया की गहराइयों से एक भयानक गड़गड़ाहट की आवाज आई। पीछे मुड़कर सनी ने देखा कि लाल जंगल में काले पानी की एक विशाल, कुचलने वाली धारा बह रही है। कुछ दूरी पर एक सुस्त मेहतर इसकी चपेट में आ गया और मूंगे की दीवारों से टकरा गया। उस शक्तिशाली जीव का अटूट कवच सड़े हुए अंडे की तरह फट गया। शाप। वह नफिस की ओर मुड़ा। समय समाप्त हो गया है, चढ़ाई शुरू करो। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। अपनी इको को खारिज करो। पब फ्यूचर विज्ञापन। सनी को नहीं पता था कि वह मेहतर चट्टान पर चढ़ पाएगा या नहीं। खैर, अगर चढ़ भी जाता तो कैसी उसे बचा नहीं पाती। उसने अंधी लड़की को नीचे उतरने में मदद की और फिर राक्षस को वापस आत्मा सागर में भेज दिया।
नेफिस ने खुद को नीचे झुकाया ताकि कैसी उसकी पीठ पर चढ़ जाए, फिर उन्हें सुनहरी रस्सी से बांध दिया। बिना समय गंवाए उसने दांत पीसकर चट्टान की दीवार के गीले पत्थरों को पकड़ने के लिए आगे कदम बढ़ाया। वे चढ़ाई शुरू कर रहे थे, काली धारा आने से पहले जितना हो सके उतना ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद सनी चिल्लाए, संभालो। अगले ही पल गहरे पानी की एक दीवार उनके पैरों से कुछ ही मीटर नीचे चट्टानों से टकराए। सनी ने जैसे ही अपनी जान बचाने के लिए उसे पकड़ा, पूरी चट्टान कांप उठी। कहीं ऊपर से कुछ पत्थर गिरे, लेकिन संयोग से उसका सिर छूकर निकल गया। किसी तरह वे तीनों अभी भी जीवित थे। हालांकि बात अभी खत्म नहीं हुई थी। काला पानी अभी भी बढ़ रहा था, अब भयावह गति से, किसी भी क्षण उन्हें निगल जाने की धमकी दे रहा था। उन्हें चढ़ते रहना था और उन्हें उफनते समुद्र से भी तेज होना था। सनी अगले पकड़ की तलाश में गालियां बक रहा था। जिंदा रहने के लिए उसे बेतहाशा तेजी से चट्टान पर चढ़ना था। हालांकि गीली चट्टानों पर जल्दबाजी में चढ़ना मुसीबत का सबब था। हाथ से जरा सी चूक और वह नीचे गिरकर चट्टानों से टकरा जाएगा, डूब जाएगा, या कोई विशालकाय राक्षस उसे खा जाएगा। मूसलाधार बारिश और तूफानी हवा ने सब कुछ और भी बदतर बना दिया। और फिर भी कोई विकल्प नहीं था। वह बेतहाशा चढ़ता रहा, नुकीली चट्टानों पर अपनी खाल उधेड़ता रहा। उसके शरीर की हर मांसपेशी तड़प रही थी। अगर साया उसके शरीर से कसकर लिपटा न होता तो सनी बहुत पहले ही मर चुका होता। लेकिन उसकी मदद से भी उफनता काला पानी उसके और करीब आ रहा था। लानत है सब पर। सनी ने चाहे कितनी भी कोशिश की, वह कोई भी दूरी वापस नहीं जीत पाया। जल्द ही पानी उसके पैरों तक पहुंच गया। समुद्र ने धीरे धीरे उसके पैरों को, फिर उसके धड़ को निगल लिया। वह चढ़ता रहा, कभी पानी के भार से और कभी ज्वार के बल से जो उसे चट्टान से दूर धकेलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अंत में यह बेकार था। जब पानी उसके कंधों तक पहुंच गया तो उसे लगा जैसे उसकी उंगली गीली चट्टानों से फिसल रही है। सनी ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन बहाव बहुत तेज था। वह किसी भारहीन खिलौने की तरह दूर धकेल दिया गया। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। नहीं, ... आखिरी क्षण में एक सुनहरी रस्सी उसके बगल में पानी में गिर पड़ी। हिलते हुए सनी ने उसे पूरी ताकत से पकड़ लिया। रस्सी कस गई और उसे पानी से बाहर खींच लिया। उसके पैर फिर से चट्टान की दीवार से टकराए। बिना समय गंवाए वो रस्सी के सहारे फिर से चढ़ने लगा। आखिरकार ऊपर से एक मजबूत हाथ ने उसे थाम लिया और उसके शरीर को चट्टान के किनारे तक खींच लिया। सनी जमीन पर गिर पड़ा, सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। कुछ देर बाद उसने नेफिस की ओर देखा, जो उसके दाहिनी ओर भी वैसी ही हालत में लेटी थी, उतनी ही थकी हुई। उसके हाथ में अभी भी सुनहरी रस्सी थी। कैसी उनसे कुछ कदम की दूरी पर बैठी थी। वह हंसना चाहता था, लेकिन उसके पास इसके लिए ताकत नहीं थी। वे बच गए। अध्याय 49 प्राकृतिक तत्व। कुछ मिनटों तक सनी बस जमीन पर लेटा रहा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ती रहीं। बीच बीच में आसमान में बिजली चमकती, जिससे सब कुछ चौंधिया देने वाली रोशनी में डूब जाता। इसके अलावा लगभग पूरा अंधेरा था। अगर उसका गुणधर्म न होता तो उसे पास में आराम कर रहे नेफिस और कैसी की आकृतियां पहचानने में मुश्किल होती। लेकिन कुछ देर बाद उसके मन में एक बेचैनी सी छा गई। कुछ तो गड़बड़ है। सनी ने मुंह बनाया, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि यह एहसास कहाँ से आ रहा है। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि यह उसकी परछाई थी। वह उसका ध्यान किसी चीज की ओर खींचने की कोशिश कर रही थी। कृपया मुझे आराम करने दीजिए, मैं बस आराम करना चाहता हूँ। वह इतना थक गया था कि कुछ भी करने की स्थिति में नहीं था। उसका तन और मन दोनों ही थक चुके थे। फिर भी परछाई बहुत जिद्दी थी। वह अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिर में सनी कराह उठा और पेट के बल लुढ़क गया, फिर धीरे से खड़ा हो गया। नेफिस ने अपना सिर घुमाया और उसकी तरफ देखा। यह क्या है? वह मुंह बनाकर बोला, मुझे अभी तक पता नहीं है, कुछ गड़बड़ लग रही है। कैसी कांप उठी और नेव के पास पहुंच गई। अपनी परछाई की चेतावनी पर अमल करते हुए सनी ने चारों ओर देखा और आसपास किसी भी तरह के खतरे का संकेत ढूंढने की कोशिश की। अपनी दृष्टि से भी वह कुछ भी अपनी जगह से हटकर नहीं देख पा रहा था। चट्टानों का ऊपरी हिस्सा तूफानी समुद्र से काफी ऊपर था, जिससे एक छोटा सा द्वीप बन गया था। उसकी सतह उबड़ खाबड़ थी, जिसमें कई उभरी हुई चोटियां दृष्टि रेखा को तोड़ रही थीं। उनके समूह और सबसे नजदीकी चोटी के बीच एक बड़ी जगह थी। वह जगह बेतरतीब ढंग से मिट्टी और ऊंचे पत्थरों के ढेरों से अटी पड़ी थी। नफिस उठी और अपनी तलवार बुलाई।
मधुमेह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इंसुलक्स डायबिटिक पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? सनी ने भौहें चढ़ाईं। जरूरी नहीं। तभी एक और बिजली चमकी, जिससे वह छोटा सा द्वीप कुछ देर के लिए रोशन हो गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उनके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पत्थर बड़े बड़े और अनियमित आकार के थे। वे काले रंग के और गतिहीन थे, इसीलिए सनी पहली नज़र में उन्हें पहचान नहीं पाया था। उनके चारों ओर सफाईकर्मी चुपचाप जमीन पर लेटे हुए थे। सनी अचानक डर से स्तब्ध रह गया। उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। 1 2 3। घबराहट के मारे वह गिनती भूल गया और दांत पीसने लगा। 7 नहीं 8। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ 3 इंसान ही नहीं थे जिन्होंने अंधेरे समुद्र से बचने के लिए इन चट्टानों पर शरण लेने के बारे में सोचा था। वह कांप उठा। ये चट्टानें मौत का जाल थीं। उसके चेहरे पर कुछ देखकर नेफिस घबरा गया। धूप वाला। उसने धीरे से अपना सिर उसकी ओर घुमाया और फुसफुसाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। मत बोलो, मत हिलो, बस जहां हो वहीं रहो। उसने बिना कारण पूछे उसके निर्देशों का पालन किया। हालांकि उसके चेहरे पर एक मौन प्रश्न उभर आया। कैसी ने भी ऐसा ही किया। सनी ने आंखें बंद की और गहरी सांस लेते हुए अपने घबराए हुए मन को शांत करने की कोशिश की। कोई भी स्थिति निराशाजनक नहीं थी। हर समस्या का समाधान होता है। उसे बस एक समाधान सोचना था। मैला धोने वालों ने अभी तक हमला नहीं किया था। शायद वे सो रहे थे या धैर्यपूर्वक तूफान के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे और डर के मारे हिलने डुलने से बच रहे थे कि कहीं और भयानक राक्षस न आ जाएं। शायद उन्होंने इंसानों पर ध्यान ही नहीं दिया। आखिरकार ये तो पता ही नहीं था कि ये जीव कितनी अच्छी तरह देख सकते थे। क्या वे अंधेरे में देख सकते थे? शायद नहीं, या कम से कम उतनी अच्छी तरह नहीं जितनी वह देख सकता था। अभी भी आशा थी। सनी ने आंखें खोली और उस छोटे से द्वीप को फिर से देखा। लेकिन इस बार उसका नजरिया अलग था। उसने गहरा अंधेरा देखा, तूफान का शोर जिसने ज्यादातर आवाजों को दबा दिया था, और कूड़ा बीनने वालों के बीच की लंबी दूरी। यह उसका इलाका था। यह एक जानलेवा साय के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। क्या उसने एक खामोश हत्यारा बनने का सपना नहीं देखा था? खैर, यही उसका मौका था। उसे बस हर कदम बखूबी निभाना था। अंधेरे में रेंगना था, दुश्मन को बिना बताए वार करना था, और एक ही सटीक वार से सबको मार गिराना था। फिर से दोहराएं, वह पहले से ही उनकी खूबियों और कमजोरियों को जानता था, बस उस ज्ञान को अमल में लाना बाकी था। और अगर वह कोई गलती भी कर देता, तो उसके पास मदद के और भी रास्ते थे। अगर वह खुद को खतरे में डालता, तो एक और नेफिस अपनी भूमिका निभा सकते थे। हाँ, ये काम कर सकता है। ऐसा होना ही था। सनी ने चेंजिंग स्टार और कैसी की ओर देखा। मैं इसका ध्यान रखूंगा। वजन घटाने का अल्टीमेट तरीका ये 1 हफ्ते में आपके 3 किलोग्राम कम कर देगा। स्लिमो कै। इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया कर पाते, वह छाया में विलीन हो गया। अंधेरे की आड़ में सनी चुपके से आगे बढ़ा। उसके कदम धीमे और नपे-तुले थे, उसकी सांसें नियंत्रित थीं। उसने जल्दी से हमले का सबसे अच्छा क्रम तय किया ताकि पकड़े जाने की संभावना कम से कम हो, और पहले निशाने की ओर बढ़ा, एक विशालकाय कूड़ा करकट जो झुंड से सबसे दूर था। परछाइयों में छिपे सनी को अचानक शांति और एकाग्रता का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे वह आखिरकार अपने स्वाभाविक तत्व में आ गया है। जैसे ही मेहतर का उभरता हुआ साया पास आया, उसने अपनी गति धीमी कर दी और अपने लक्ष्य के चारों ओर चक्कर लगा लिया। राक्षस हिला तक नहीं। उसे उस घात में छिपे खतरे का कोई अंदाजा नहीं था जो हर पल उसके करीब आ रहा था। सनी ने अपनी सांस रोक ली और हमला करने के लिए तैयार हो गया। उसके पास केवल एक ही मौका था। इसे ठीक से करो, यह विचार करते हुए वह चुपचाप आगे बढ़ गया। 1 कदम, 2। सनी उछला और आसानी से राक्षस के कवच पर उतरा। नीला ब्लेड पहले से ही उसके हाथ में था, उसका स्टील काला। एक पल बाद वह मेहतर की पीठ के कमजोर हिस्से में जा धंसा, चिटन को भेदते हुए उसके दिमाग को नष्ट कर दिया। टूटते कवच की शांत दरार बारिश ने जल्दी ही धो दी। ये हो गया। सनी के दिल में जीत का एक एहसास उमड़ आया और उसने उसे तुरंत दबा दिया। ये जश्न मनाने का सही समय नहीं था। अंधेरे में अभी भी 7 निशाने उसका इंतजार कर रहे थे। उसने अपनी तलवार निकाली और मेहतर की लाश से नीचे कूद गया। फिर सनी ने भौहें चढ़ाईं। मंत्र चुप क्यों था? इसने न तो उसके मारे जाने की घोषणा की, न ही छाया के टुकड़ों के अवशोषण की। अपनी रूह सिहरन महसूस करते हुए सनी ने पलटकर उस कबाड़ी को देखा। पहले तो उसे डर लगा कि जानवर अभी जिंदा है, लेकिन ऐसा नहीं था। यह उतना ही मृत था जितना हो सकता था। हालांकि
करीब से निरीक्षण करने पर सनी को कुछ ऐसा दिखाई दिया जो उसने पहले नहीं देखा था, और जब उसने ऐसा किया तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। अध्याय 50 मौत का जाल। मेहतर मर चुका था, हालांकि उसे सनी के ब्लेड ने नहीं मारा था। लक्ष्य की परिक्रमा करते हुए उसका ध्यान इस बात पर था कि वह किसी की नज़र में न आए और हमले के लिए उपयुक्त स्थिति तक पहुंचने से पहले दुश्मन को अपनी उपस्थिति का आभास न दे। उसके बाद उसे केवल राक्षस की पीठ ही दिखाई दी, इसीलिए उसने उस भयानक घाव पर ध्यान नहीं दिया जो उस प्राणी के धड़ के ऊपर से लेकर उसके खंडित पैरों तक फैला हुआ था और बारिश के कारण छिपा हुआ था। अटूट कवच को टिन के डिब्बे की तरह चीर दिया गया था। बड़े से छेद से मैला धोने वाले का मांस और कटे हुए अंग आसानी से देखे जा सकते थे, जिनमें से नीला खून बह रहा था। यह नीचे बहकर तूफान में बह गया। सनी ने घुटन भरी सांस ली। यदि उसे उस राक्षस के मारे जाने का भय न होता तो उसे एक लंबे समय से मृत राक्षस पर सटीक घात लगाने में असहजता महसूस होती। इधर उधर देखते हुए वह झिझका और नीला ब्लेड वापस बुला लिया, फिर खुद को छाया में लपेट लिया। हवा के गरजने के अलावा छोटा सा द्वीप खामोश था। बारिश अभी भी जारी थी। एक ऐसा पर्दा बना हुआ था जो सभी बारीकियों और दूर की चीजों को छिपा रहा था। कभी कभी बिजली की एक दुर्लभ चमक इस उदास दुनिया को एकदम सफेदी से भर देती थी। फिर एक तेज गड़गड़ाहट होती जिससे आसमान कांप उठता। ठंडी दहशत उसकी हड्डियों में गहराई तक समा गई थी। सनी सावधानी से अगले मेहतर की ओर बढ़ा। वह कुछ दूरी से ही बता सकता था कि वह भी मर चुका है, लेकिन उसे पास आकर पुष्टि करनी थी। सचमुच वह सही था। उस अज्ञात हमलावर ने उस जीव को लगभग आधा काट दिया था। उसके गीले आंतरिक अंग जमीन पर बिखरे पड़े थे। अंधेरा बहुत पहले ही सुकून देना बंद कर चुका था, बल्कि भयावह और दमनकारी हो गया था। सनी कांप उठी। ... जब तक उसने सभी 8 राक्षसों की जांच की और पुष्टि की कि वे सभी मर चुके हैं, तब तक उसे उल्टी आ रही थी और वह बुरी तरह डर गया था। जब सनी को पहली बार एहसास हुआ कि वे काली आकृतियां असल में मृतजीवी थीं, तो उसने सोचा कि स्थिति बहुत बुरी हो सकती है। अब उसे यकीन नहीं हो रहा था। वास्तव में वह इस बात से पूरी तरह आश्वस्त था कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आखिरी मेहतर के पास खड़े होकर सनी ने अपने आसपास का नज़ारा देखा और नेफ और कैसी के पास लौटने के बारे में सोचा। हो सकता है कि वह भयानक हत्यारा पहले ही द्वीप छोड़ चुका हो। वे बस छिपकर अच्छे की उम्मीद कर सकते थे। कम से कम वह अकेला तो नहीं होगा। हालांकि अंधेरे में छिपे खतरे का अंदाजा न होना उसे सुबह होने से बहुत पहले ही पागल कर देता था। इसके अलावा उसके भाग्य विशेषण के कारण अच्छे की आशा करना एक मूर्खतापूर्ण काम था। इसलिए हालांकि उसका शरीर ठंडे पसीने से लथपथ था, सनी दांत पीसता हुआ धीरे धीरे उस पहाड़ी की ओर चल पड़ा जो उसे बाकी द्वीप से छिपा रही थी। पास आकर वह चढ़ने लगा और जितना हो सके शांत रहने की कोशिश कर रहा था। पहाड़ी ज्यादा ऊंची नहीं थी, इसलिए वह बिना ज्यादा मेहनत के उस पर चढ़ गया। चट्टानों से सटा हुआ उसने अपना सिर ऊपर उठाया और नीचे देखा। फिर वह तुरंत छूटकर जमीन पर गिर जाना चाहता था। मधुमेह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इंस्यूलेक्स डायबिटिक पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके ठीक नीचे कुछ ही मीटर की दूरी पर चट्टानों पर एक गहरा साया उभर रहा था। ये मैला धोने वालों से कहीं ज्यादा बड़ा था, जिसके मोटे कवच से नुकीले कांटे निकल रहे थे। उसका काइटन काला और लाल था, मानो ताज़ा खून से सना कोई पुराना कवच हो। चिमटों की जगह उसकी भुजाओं के जोड़ों से 2 भयानक हड्डी के दरांती निकले हुए थे। उनमें से प्रत्येक इतना लंबा और नुकीला था कि एक मेहतर को 2 भागों में विभाजित कर सकता था। सनी डर के मारे जड़ हो गया, हिलने डुलने से भी डर रहा था। उसकी सांसें भी रुक गईं। तो यही हत्यारा है। यह उन राक्षसों में से एक था जिसे उन्होंने विशाल शार्क के शव से दिव्य आत्मा के टुकड़े निकालते देखा था, या उनकी ही प्रजाति का कोई और। उसे याद आया कि कैसे उन दोनों जीवों ने अपमार्जकों के झुंड को चीर डाला था और जो भी जानवर उनके रास्ते में आया उसे मार डाला था या फेंक दिया था। इतनी घातक चीज के लिए सिर्फ 7 जानवरों का वध करना कोई समस्या नहीं थी। 3 स्लीपर्स से छुटकारा पाने का तो जिक्र ही नहीं। कोई आवाज न करने की सावधानी बरतते हुए सनी धीरे धीरे नीचे उतरा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अपने हाथों और पैरों को पूरी सटीकता से हिलाते हुए वह पहाड़ी से नीचे उतरने लगा और प्रार्थना कर रहा था कि उसे कोई न सुने, न महसूस करे या किसी और तरह से न देखे। सौभाग्यवश राक्षस उसकी उपस्थिति से अनजान रहा। जमीन पर पहुंचकर सनी कुछ कदम पीछे हटा। उसका मुंह अभी भी पहाड़ी की ओर था। उसे खुद को घुमाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
ऐसा महसूस करते हुए जैसे उसकी पीठ में अदृश्य सुइयां चुभ रही हों, वह युवक चुपके से उस दिशा में बढ़ गया जहां उसने अपने साथियों को छोड़ा था। कुछ मिनट बाद वह नेफिस और कैसी के पास लौट आया। लड़कियां तनावग्रस्त और घबराई हुई थीं, अंधेरे में उसके लौटने का इंतजार कर रही थीं। परछाई से बाहर आने से पहले सनी ने उन्हें बताया कि वह आ रहा है। यह मैं हूँ। नफिस हिली और अपनी तलवार थोड़ी नीचे कर ली। उसका चेहरा थोड़ा गंभीर था। क्या स्थिति है? उसने अपनी आवाज धीमी रखते हुए कहा। सनी ने धीरे से सांस छोड़ी, आखिरकार थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहा था। पहली बार उसे सचमुच खुशी हुई कि वह इस शापित जगह पर अकेला नहीं है। हमारे आसपास 8 मैला ढोने वाले जानवर हैं, लेकिन वे सब मर चुके हैं। हत्यारा उन बड़े राक्षसों में से एक है जिन्हें हमने देखा था, वह चीज जिसके कवच पर लाल रंग का डिजाइन है और चिमटे की जगह दरांती है। वह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, एक पत्थर की पहाड़ी के नीचे तूफान से बचने के लिए छिपा है। बिजली की एक चमक ने चारों ओर सब कुछ रोशन कर दिया। इसके बाद ऐसा लगा जैसे बदलते तारे की आंखों में 2 सफेद चिंगारियां जल उठी हों। जल्द ही वो प्रतिबिंब गायब हो गया और वे फिर से धूसर और अस्पष्ट हो गईं। उसने अपना सिर झुकाया और फुसफुसाया, मानो वह खुद से बात कर रही हो। एक जागृत राक्षस। सनी ने अपने होंठ चाटे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए? नफिस ने अपनी तलवार पर टिकी हुई कुछ देर सोचा। फिर उसने उसकी ओर देखा और कहा, उसे मार। तारानकन तारानकन तारानकन। सनी उसे घूरता रहा, कुछ बोल नहीं पा रहा था। आखिरकार उसने खुद को संभाला और जो पहली बात उसके दिमाग में आई वो बोल दिया, क्या आप पागल हैं? उस चीज से लड़ने का विचार बहुत ही हास्यास्पद था, अगर पूरी तरह से पागलपन नहीं। यह महसूस करते हुए कि उसकी बातें थोड़ी असभ्य लग सकती हैं, उसने अपना गला साफ किया और कहा, मेरा मतलब है, क्या तुमने इस पर गहराई से सोचा है? हम उस राक्षस को कैसे मारेंगे? नेफिस ने धीरे से सांस ली। ये चीजों पर गहराई से सोचने का सवाल नहीं है। हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। उसने कैसी की ओर देखा, जो पीले चेहरे के साथ उनकी बातें सुन रही थी, और समझाया, हम सुबह से पहले चट्टानों को नहीं छोड़ सकते, और न ही राक्षस। हालांकि एक बार सूरज उगने पर वह आसानी से हमें देख लेगा और हमला कर देगा। तब हमारा एकमात्र लाभ आश्चर्य का तत्व चला जाएगा। अगर हमें उससे लड़ना ही है तो बेहतर है कि हम ही लड़ाई शुरू करें। बदलते सितारे ने चारों ओर देखा और कहा, अभी पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ है। हालांकि मुश्किल से मैं अभी भी देख सकता हूँ। रात होने पर यह स्थिति नहीं रहेगी, इसलिए हमें पहले इस पर हमला करना होगा और जल्दी करना होगा। सनी ने अपना सिर हिलाया। इससे अभी भी यह स्पष्ट नहीं होता कि हम इसे कैसे मारेंगे। उस चीज ने 8 मैला ढोने वालों को ऐसे मार गिराया जैसे कुछ हुआ ही न हो। हम इसके विरोधी नहीं हैं, हमें इसकी कमजोरियों का भी पता नहीं है। नेफिस ने भौहें चढ़ाईं। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने कहा, ये तो बस एक जागृत राक्षस है। पब फ्यूचर विज्ञापन। सनी अविश्वास से उसे देखने से खुद को नहीं रोक सका। तुम्हारा क्या मतलब है, सिर्फ एक जागा हुआ राक्षस? क्या तुम भूल गए हो कि हम तीनों ही सोए हुए जानवर हैं? सुप्त मनुष्यों को जागे हुए जानवरों से निपटने में सक्षम नहीं होना चाहिए, राक्षसों की तो बात ही छोड़ दो। ये तथ्य कि हम सुरक्षित रूप से मैला ढोने वालों को मार सकते हैं, पहले से ही असामान्य है। उसने बिना किसी परेशानी के उसकी ओर देखा और बस इतना ही उत्तर दिया, लेकिन हम असामान्य हैं। सनी वहां मुंह खोले खड़ा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। नेफिस ने आह भरी, आप और मैं दोनों ही बिल्कुल साधारण स्लीपर नहीं हैं, है ना? इसे नकारने की कोशिश मत करो। कोई साधारण व्यक्ति इस जगह पर जीवित नहीं रह सकता। वह उसकी सोच से खुश नहीं था, इसलिए उसने भौहें चढ़ाईं। इस बीच चेंजिंग स्टार ने आगे कहा, तुम, मैं और तुम्हारे पास इको के रूप में जो जागृत जानवर है, और साथ ही एक आश्चर्यजनक हमले का लाभ। मैं यह नहीं कह रहा कि यह आसान होगा। हम मर सकते हैं, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि हम नहीं मरेंगे। उसने अपनी तलवार की चांदी जैसी धार की ओर देखा और कुछ सेकंड बाद कहा, किसी भी हालत में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। सनी ने दांत पीसते हुए कोई तार्किक जवाब ढूंढने की कोशिश की। हालांकि उसकी दलीलें बेबुनियाद लग रही थीं। उसे बस उस राक्षस से लड़ने का बहुत बुरा लग रहा था। इसके बाद छाए सन्नाटे में कैसी, जो अब तक चुप थी, अचानक बोली, आप उस चीज पर हमारे मुख्य लाभ को भूल रहे हैं। दोनों ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। अंधी लड़की ने उनकी ओर मुड़कर अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया।
हम बुद्धिमान हैं और राक्षस नहीं। उसके शब्द अंधेरे में गूंज उठे। सनी ने आह भरी। ऐसा लग रहा था कि हड्डी काटने वाले राक्षस के साथ लड़ाई अपरिहार्य थी। तारानकन तारानकन तारानकन। कुछ देर बाद वह अंधेरे में खड़ा अपने सामने उस भयानक जीव को देख रहा था। उसके चेहरे पर गंभीर और उदासी थी। नीला ब्लेड कसकर पकड़े हुए सनी ने धीरे से सांस ली। वह अशुभ अनुभूति जो पहले उसे हुई थी अब भी थी, और पहले से भी अधिक प्रबल थी। मुझे ये पसंद नहीं है। यह विचार करते हुए उसने सांस छोड़ी और अपना हाथ ऊपर उठाया।